Welcome everyone. My name is मोहित, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज बिहार। इस वीडियो में एमीन्स चैप्टर के NCERT की हर एक लाइन को डिटेल में बात करेंगे। कंटेंट क्या है इस चैप्टर का, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे है, नोमेनक्लेचर कैसे है। ये तीन टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ईजिली जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स क्या है उनको देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डाइओजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है, ये दो टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डाइओजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इनको हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे। पहले नीट 2024 के अंदर इसे एक क्वेश्चन आया हुआ था। री नीट जो मणिपुर में हुआ था 2023 के अंदर, इससे दो क्वेश्चन आए हुए थे। और नीट 2023 के अंदर से दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहले क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या पढ़ना फ़ायदा है कि नहीं, टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा मेरा। तो देखो, जो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, एक ही क्वेश्चन आया हुआ था अमीन से, लेकिन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट जो है NCERT के लाइन से थे। क्या थे क्वेश्चन कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। NCERT का लाइन था, उसका रीज़न भी दे रखा है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि एनिलीन जो है उसको हम गैब्रियल सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल NCERT में दे रखा था। ठीक है, अब JEE में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, असर्शन रीजन ही क्वेश्चन है और बिल्कुल मैच कर रहा है मेरा जो 2024 में नीट में आया था कि हाँ एनिलीन जो है मेरा ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता है और उसका रीज़न क्या है, और ये NCERT में बिल्कुल दे रखा है। तो जो हम पढ़ेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन बेसिसिटी से क्वेश्चन है कि एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दो। तो ये बहुत अच्छी NCERT में दे रखा है। इन सारे टॉपिक को तो NCERT से मस्ट करना ही करना है अगर सिलेक्शन पाना है। तो जो इस साल जनवरी में 2025 के अंदर JEE मेंस हुआ था, उसमें 5 स्टेटमेंट बिल्कुल NCERT से फ्रेम करके इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल NCERT की लाइन से उठाए हुए हैं। ठीक है, 2024 के अंदर जो क्वेश्चन था उसमें भी आप देख लो, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और इनको भी हम अच्छे से डिटेल में आगे देखेंगे। तो यही है कि अगर आप चाहते हो सिलेक्शन पाना, इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, तो अभी जो है स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है NCERT। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या समझते हो एमीन से, उसको आप पता करो। तो एमीन जो है मेरे, ये अमोनिया मॉलिक्यूल का डेराइव्ड फॉर्म है। ठीक है, देखो जो ये मेरा होता है अमोनिया होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रहें किसी भी अल्काइल या आराइल ग्रुप से, तो मेरा इसका डेरिवेटिव्स अमीन्स का फॉर्म होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 3 हाइड्रोजन है और इस एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी अल्काइल ग्रुप से, जैसे मिथाइल हो गया तो मेरा मिथाइलमीन हो गया। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस अमोनिया में जो तीनों हाइड्रोजन है उसको तीनों हाइड्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो मेरा ये 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस यही है, क्या है अमीन, तो अमोनिया से ही ड्राइव्ड करते हैं। ठीक है, कैसे नेचर के अंदर कैसे पाया जाता है, तो प्रोटीन आप देख लो, विटामिन के अंदर, एल्कलॉइड्स के अंदर और हार्मोन्स के अंदर, यहाँ पे मेरे एमीन्स पाए जाते हैं। सिंथेटिक एग्जांपल क्या है एमीन्स का, तो पॉलीमर है, डाई है, ड्रग्स के अंदर, दवाइयों में, पॉलीमर में और डाई में इसको यूज़ करते हैं, सिंथेटिक यूज़ करते हैं। तो ये सर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है मेरा, एड्रेनलिन और इपीहेड्रिन, इन दोनों के अंदर जो है सेकेंडरी एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ में नहीं आया? अब देखो, ये है दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं याद करना है, भूल जाओ। याद क्या करना है कि इनमें जो मेरा एमिनो ग्रुप है वो कैसा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी हम बात करेंगे डिग्री अमीन क्या होता है, लेकिन बस आप इतना समझ लो कि एडेनिन के अंदर 2 मेरा कार्बन से जुड़ा होता है नाइट्रोजन, इसलिए 2 डिग्री अमीन होता है। और इपीहेड्रिन के अंदर भी जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री मेरा एमीन ग्रुप है। तो एडेनिन और इपीहेड्रिन, इन दोनों में जो है मेरा सेकेंडरी एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोटेंशन है, तो उसको हम यूज़ करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, एड्रेनिन और इपीहेड्रिन को। अगला एग्जांपल दे रखा है नोवोकेन का। अब नोवोकेन क्या है, ये सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड है। इसको यूज़ करते हैं एनेस्थेसिया की तरह, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप नोवोकेन के स्ट्रक्चर देखोगे तो जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 3 डिग्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो बेनाड्रिल है, बेनाड्रिल बहुत ही फेमस ड्रग है। अगर आप सेकेंड ईयर जब अपने मेडिकल कॉलेज में आओगे तो सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है फार्मेकोलॉजी, वहाँ पे एंटीहिस्टामिन की तरह इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है बेनाड्रिल के। वो ये जो है यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप हैं इनके स्ट्रक्चर में वो 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं याद करना है। याद क्या करना है कि नोवोकेन में जो है एमिनो ग्रुप कैसा है, 3 डिग्री होता है और बेनाड्रिल में 3 डिग्री होता है। फिर आगे पढ़ना है क्वाटरनरी एमिनो साल्ट, आगे हम लोग को पढ़ना है, इनको यूज़ करते हैं हम सर्फेक्टेंट में।
डाई ओजोनियम साल्ट को तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना है, इसको यूज़ करते हैं डाई के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। हमको पहले पढ़ना है एमीन्स के बारे में, फिर पढ़ना है डाई ओजोनियम साल्ट्स के बारे में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारे NCERT एलाइट्स PDFs को ज्वाइन करना, तो मैंने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी और अब तो फिजिक्स के भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स के NCERT एलाइट्स अपलोडेड हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हो। सारे PDFs एकदम HD क्वालिटी में हैं, प्रॉपर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वहीं पे ऐड किए हुए हैं। NCERT के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को भी मैंने ईजिली उसको समझाया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे 99 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए सारे PDFs मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और साथ में आपको क्वेश्चंस बैंक भी हो जाए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, आपका 99 रुपीज़ में मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट पूरी सारे NCERT के PDF में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करने में वही देखा है कि एमीन्स कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, तो ये ड्राइव्ड हुए हैं हमारे अमोनिया से। अमोनिया के अगर हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को या तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी भी अल्काइल या अराइल ग्रुप से, तो मेरा अमाइंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे सेम दे रखा है। अब डिग्री की बात जो है हम आगे करेंगे, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। सिंपल समझ ही लो, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है वहीं डिग्री होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री या प्राइमरी अमीनो ग्रुप हो गया। अगर ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 6 डिग्री अमीनो ग्रुप हो गया। बहुत गलत, कुछ भी बोल देते हो। देखो यहाँ पे ये मेरा बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन है, लेकिन ये अमीनो ग्रुप जुड़े कितने कार्बन से हैं, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी ही हुआ। कार्बन नहीं वो काउंट न करना, बस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री हो जाता, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री अमीनो ग्रुप हुआ। अब ये नाइट्रोजन जो है, एक ये कार्बन और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हुआ। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 3 मेरे मिथाइल से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री अमीनो ग्रुप हुआ। इस तरह से हम इसको डिराइव्ड कर सकते हैं एमीन्स को, ठीक है। ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इनका एमीन्स का, उनको पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इनका, देखो अमोनिया का आप स्ट्रक्चर देखोगे वैसा ही इनका भी स्ट्रक्चर है। ये ट्राईवेलेंट होता है। देखो NCERT में कुछ भी दिया है, पहले हम लोग अपना बात कर लें फिर NCERT देखेंगे। यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन ग्रुप है। 3 जो मेरे बॉन्ड है वैकेंट ऑर्बिटल हैं, वहाँ पे मेरे कार्बन या हाइड्रोजन से बॉन्डेड होंगे। एक जो 4th वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। और इस स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो क्या है, तो पिरामिडल है। अब आपको पिरामिडल अगर नहीं पता है कि क्या है, ये शेप कैसा होता है पिरामिडल, तो फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग पूरा यहीं पढ़ना ही है। पूरा डिटेल में मैंने बात किया है, अच्छे से एक एक लाइन को NCERT को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो ये ट्राई मिथाइल एमीन है, इनका ज्योमेट्री कैसा होता है, पिरामिडल होता है। अब देखो आप वहाँ पे पढ़ोगे कि जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होता है, उसके कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 मिनट से कम हो जाता है। और यहाँ पे कितना है ये बॉन्ड एंगल, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के पीछे जो ये बॉन्ड एंगल है, जो 4 बॉन्ड एंगल ये फॉर्म होंगे, ये कितना होगा 108 डिग्री होगा। कार्बन नाइट्रोजन और ये कार्बन जो बॉन्ड एंगल है ये 108 डिग्री होगा, किसमें, ट्राईमिथाइल एमीन के अंदर। बस यहीं पे यहीं दे रखा है, यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है कि नाइट्रोजन जो है मेरा एमीन्स के अंदर जो है ट्राईवेलेंट है। इसमें एक जो है लोन पेयर प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल के अंदर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पिरामिडल जो ज्योमेट्री है। और जो भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है उसमें या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन से भी बॉन्डेड है। जो 4th ऑर्बिटल है मेरा ये एमीन्स का, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है और बॉन्ड एंगल जो है वो मेरा कम होता है, क्योंकि रिपल्सन है। इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल कभी इधर से धक्का मारेगा, कभी इधर से धक्का मारेगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, 108 डिग्री होगा। तो यही यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स में मेरा ये इतना ही है। अब आगे पढ़ते हैं इनका क्लासिफिकेशन के बारे में कि 1 डिग्री अमीन क्या है, 2 डिग्री क्या है, या टर्सी अमीनो ग्रुप क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी के बारे में। तो जो हमने अभी पढ़ा था कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही मेरा डिग्री ऑफ अमीन होता है। सिंपल देसी भाषा में नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। अब देखो ये मेरा अमीनो ग्रुप है, हमने फर्स्ट लाइन ही था कि अमीनो ग्रुप से ही मेरा ड्राइव्ड हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी अमीन्स, ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन को हटा के कोई भी अल्काइल ग्रुप अराइल ग्रुप जोड़ दिए तो प्राइमरी अमीन बन गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिए और उस 2 हाइड्रोजन में 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप ऐड कर दिए तो सेकेंडरी अमीन बन गया। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए अल्काइल या अराइल ग्रुप से तो बन गया, देखो अल्काइल यानी कि एलिफेटिक कोई कार्बन 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 ये हुआ मेरा। अराइल यानी कि कोई बेंजीन रिंग हो गया, उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वही मैं अल्काइल या अराइल ग्रुप बोल रहा हूँ।
तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स हो जाएंगे मेरे। अब वही बात है यहाँ पे कि इफ़ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय दी कोई भी अल्काइल या राइल ग्रुप से तो प्राइमरी एमीन बोल देंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो सेकेंडरी एमीन बोल देंगे, तीनों रिप्लेस होंगे तो टर्शियरी एमीन बोल देंगे। तो यही है, ठीक है। या आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो, एक हाइड्रोजन हटा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ठीक है। तो ये था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। अब आगे पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। देखो मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में आपको बता के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर यहाँ पे मैं आपको बहुत टाइम दे दूंगा तो फिर आगे नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए जितना देना चाहिए मैं उतना ही यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। नोमेनक्लेचर की बात करें तो कॉमन सिस्टम 2 होता है, एक कॉमन नेमिंग होता है और एक IUPAC नेमिंग होता है। तो कॉमन नेमिंग में क्या है कि एलिफेटिक एमीन के लिए हम यूज़ करते हैं अल्काइल एमीन यूज़ करते हैं। टर्म क्या होता है देखो, ध्यान से देख लो, अल्काइल एमीन। अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो जो भी ये किसी न किसी एल्केन से ड्राइव्ड है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, बस उस अल्काइल ग्रुप का नाम रख दो और फिर लास्ट में एमीन ऐड कर दो, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल है तो इथाइल एमीन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल एमीन, ठीक है। यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप क्या है, आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल एमीन हो जाएगा। अब ये वहीं दे रखा है कि जो भी एलिफेटिक एमीन हैं उनको अल्काइल एमीन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिथाइल एमीन एग्जाम्पल हो गया। फिर IUPAC नेमिंग की बात करें तो क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी एमीन पढ़ना है, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन पढ़ना है, फिर अराइल एमीन पढ़ना है। तो कॉमन एमीन इतना खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग के बारे में, उसमें भी कौन सा, प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी यहाँ से पढ़ना है। तो प्राइमरी एमीन में दे रखा है कि यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं टर्म वो होता है एल्केन एमीन, यानी कि जो एल्केन में ई होता है, ये एल्केन है, एल्केन में जो ई है उसको हटा के जो यहाँ पे एमीन ऐड कर देना है। आपको एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे ये देखो, कोई मिथाइल ग्रुप से मेरा जुड़ा हुआ है एनिस्ट ग्रुप, तो इसका कॉमन एमीन क्या होगा, मिथाइल अमीन हो जाएगा। लेकिन जब इसका हम IUPAC एमीन लिखेंगे तो मीथेन में जो ई है, ई हटा देंगे, यहाँ पे लास्ट में जो ई है ई हटा देंगे और ई के जगह पे हम यहाँ पे अमीन ऐड कर देंगे। मीथेन में ई हटा के अमीन ऐड कर देंगे, बन गया मीथेन अमीन, ठीक है। तो ऐसे इसका नेमिंग करना है। 1-2 एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे आप देखो, ये इथाइल ग्रुप है और अमीन जुड़ा हुआ है, तो इथेन में अमीन जुड़ा हुआ है तो इथेन में ई हटा के अमीन जुड़ते तो इथेन अमीन बन गया। फिर प्रोपेन में ई हटा के अमीन जोड़ देंगे तो प्रोपेन 1 अमीन बन जाएगा। तो IUPAC एमीन करना कुछ नहीं होता है, यहाँ से ई को हटा के अमीन को ऐड कर देना है, मेरा हो जाएगा प्राइमरी एमीन का नेमिंग। अगर ज़्यादा मेरा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो क्या होगा, मोर देन 1 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा है इथेन और यहाँ पे 2 एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नेमिंग क्या होगा। इस केस में ई को हम रिटेन रखेंगे, इसको ई को जो है रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे इसका, इथेन लिख दिए, और फिर फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों कार्बन पे एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1,2 डाई एमीन लिख देंगे। अगर मेरा एक जो बस हाइड्रोजन एक एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे नेमिंग कर देंगे, ई को हटा के एमीन ऐड कर देंगे। लेकिन अगर मेरा एक से ज़्यादा एमीन ग्रुप प्रेजेंट है उस केस में ई को रिटेन रखेंगे और पूरा हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई एमीन कर देंगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की बात करें तो यहाँ पे हम लोकेंट यूज़ करते हैं, इन लोकेंट यूज़ करते हैं। जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो भी छोटा ग्रुप होगा उसके लिए इन लोकेंट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सेकेंडरी एमीन में देख रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंडरी की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। प्राइमरी एमीन हो गया, IUPAC एमीन की तरह प्राइमरी हो गया। अब हम सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी एमीन ये है, यहाँ पे देखो ये एक छोटा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये बड़ा ग्रुप हुआ, तो इसका नेमिंग क्या होगा, तो इसका नेमिंग क्या होगा मेरा, इसका नेमिंग होगा एन मिथाइल इथेन अमीन। तो एन मिथाइल इथेन अमीन होगा। अगर मेरा सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है तो जो छोटा वाला ग्रुप है उसको लिखेंगे एन मिथाइल, और जो बड़ा वाला ग्रुप है उसमें इथेन अमीन, वहीं ई को हटा के अमीन ऐड कर देंगे। अगर टर्शियरी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 को सब्स्टिट्यूएंट मान लिए, एक को मेन ग्रुप मान लिए, तो वहीं करके एन डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये मेन कार्बन है तो मीथेन अमीन लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा IUPAC नेमिंग। अब बाकी का प्रैक्टिस कर लेना, यहीं यहाँ पे दे रखा है। अब अराइल एमीन्स की बात करें तो सबसे जो यहाँ पे फेमस है वो एनिलीन है। आपको पता ही होगा, जैसे ये है मेरे एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन से डायरेक्टली ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री एमिनो ग्रुप है और इसको बोलते हैं एनिलीन बोलेंगे, चाहे कॉमन नेमिंग हो या IUPAC नेमिंग हो, या इसको कोई बेंजीन अमीन भी लिख देता है। तो बेंजीन अमीन बोले तो भी समझ लेना, एनिलीन बोले तो भी समझ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में, इसको डिटेल में बात करते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के अंदर हमको 5 मेथड पढ़ने हैं, जिसमें जो पहला मेथड है ये है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। यानी कि अगर देखो तो ये मेरा नाइट्रो में क्या प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, और एमीन्स में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो अगर 2 ऑक्सीजन NO2 से हटा के 2 हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड कर दे तो मेरा एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसी को तो हम रिडक्शन बोलते हैं, जब ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन ऐड कर दे। तो सिंपल अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कोई कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, तो मेरा ये रिडक्शन हो जाएगा और एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम पहले अगर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन गैस साथ में फाइनली डिवाइडेड निकिल प्लेटिनम, इसमें से कोई एक अगर यूज़ कर लें, हाइड्रोजन गैस प्लस निकिल प्लेटिनम में से कोई एक, तो यहाँ पे मेरा रिडक्शन हो जाएगा और एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है रिडक्शन कराने का वो ये है कि कोई मेटल यूज़ कर ले और साथ में एसिडिक मीडियम में कोई मेटल यूज़ कर ले, जैसे कि एसिन प्लस HCl, टीन प्लस HCl ले ले, Fe प्लस HCl ले, आयरन प्लस HCl ले ले। तो इससे क्या होगा, यहाँ भी मेरा रिडक्शन हो जाएगा और एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें से जो मस्ट मेरा फेवरेबल मेथड है, जो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो कौन सा है, वो मेरा रिडक्शन विथ आयरन स्कार्प जो है Fe प्लस HCl वाला है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम FeHCl ऐड करते हैं तो जो मेरा FeCl2 फॉर्म्ड होगा, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस उसका हो जाएगा और उससे HCl वापस से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लेना पड़ता है, क्योंकि वापस से जो मेरा बनता है FeCl2 इस रिएक्शन के अंदर, वहाँ से फिर HCl जो है मेरा वापस गेन हो जाता है। तो इसीलिए जो मोस्ट इसमें से प्रीफर्ड मेथड है वो मेरा Fe प्लस HCl वाला है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे मेरा एरोमेटिक अमीन का ही फॉर्मेशन होता है, एलिफेटिक अमीन का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, नाइट्रो एल्केन है मेरा, यहाँ पे एसिन प्लस HCl ले लिए और एमीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा है इथाइल, नाइट्रो इथाइल है मेरा, नाइट्रो इथेन में अगर डाल दिए एसिन प्लस HCl तो यहाँ पे मेरा एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही है, ये 2 मेथड है जिसे हम नाइट्रो कंपाउंड से रिडक्शन करा के एमीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो है ये है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस थोड़ा सा लेंदी दे रखा है, आप समझ लो। है क्या इसमें कि देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आप वहाँ पे पढ़ना। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो फर्स्ट लाइन ही था चैप्टर का, कि अमोनिया से ही मेरे सारे जो एमीन हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं से ड्राइव्ड हैं। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड ये सारे रिएक्शन अपने हैलोएल्केन्स हैलोएडिन चैप्टर में पढ़ रखा है, अमोनोलाइसिस जो है वहाँ पे पढ़ रखा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पहले यहाँ पढ़ लो, फिर वापस जरूर जाके चेक कर लेना, वहाँ भी दिया हुआ है। क्या होता है मेरा कि ये अल्काइल हैलाइड है और ये अमोनिया है। अमोनिया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस हैलोजन को हटा देगा, उसका सब्स्टिट्यूट की तरह हो जाएगा, और फिर मेरा यहाँ पे जब उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो मेरा 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अमोनिया अटैक किया इस पर और ये मेरा एक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अभी यहाँ पे हैलोजन रिमूव नहीं हुआ है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे अल्कलीन मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तब जाके मेरा ये प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये प्राइमरी एमीन जो है वापस से न्यूक्लियोफाइल की तरह, अगर मेरा अल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनो, ये मेरा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो फिर क्या होगा, ये वापस से जो प्राइमरी एमीन है मेरा, ये जो है अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और बन जाएगा मेरा सेकेंडरी एमीन। ठीक है, जो भी एक हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर दिया ये अल्काइल ग्रुप। फिर अगर वापस से अभी भी बचा है मेरा अल्काइल हैलाइड, तो ये जो सेकेंडरी एमीन जो है फिर वापस उस पर अटैक करेगा और एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और अल्काइल हैलाइड एक और जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। अगर अभी भी अल्काइल हैलाइड बचा है, एक्सेस है, तो फिर ये जो 3 डिग्री एमीन है ये अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और मेरा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे क्या होगा, अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड जो है एक्सेस में है तो प्राइमरी एमीन बना था, फिर सेकेंडरी एमीन बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा, फिर क्वाटरनरी बनेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अमोनोलिसिस बोलते हैं। यानी क्या कि यहाँ पे होता है मेरा कि पहले अब इनसेट लाइन पढ़ लेते हैं। कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे मेरा अल्काइल और बेंजाइलिक हाइलाइड जो भी है, जो उसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, वहाँ क्लीवेज होता है। जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है, ठीक है, इनका क्लीवेज होता है न्यूक्लियोफाइल की वजह से। अगर हम यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जैसे अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है, यानी कि इथेनोइक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी अमोनिया ले ले, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हमने
फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स हैलोइड में डिटेल में बात किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 के बारे में, ये वही है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है अमोनिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और ये बन गया मेरा प्राइमरी अमीन बन गया। अब ये प्राइमरी अमीन जो है इन वापस से रिएक्ट करेगा और 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है बाई अमोनिया, इसीलिए इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। अमोनो मतलब हो गया अमोनिया और लाइसिस मतलब बॉन्ड का ब्रेक। कौन सा बॉन्ड का ब्रेक? कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेक। कौन कराता है? अमोनिया कराता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन सा है, जो भी मेरे एमीन्स हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो बस इतना ही है। अब इसकी और एक स्टेप में बात करें तो डिटेल में बात करें, देखो 2 कंडीशन हो सकता है रिएक्शन का, एक मतलब अल्काइल हैलाइड है और एक तो मेरा अमोनिया है। अगर अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरा ये जो अल्काइल हैलाइड है ये एक्सेस में होगा तो क्या होगा, इफ़ अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड इन एक्सेस तब क्या होगा, 1 डिग्री अमीन जो बनेगा वापस से अटैक करेगा, 2 डिग्री अमीन बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, क्वार्टिनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। तो वो आपने अभी देखा था कि हाँ जो अमोनिया था वो अटैक किया अल्काइल हैलाइड पे, बन गया मेरा प्राइमरी अमीन, फिर वापस से वो अटैक करेगा, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वार्टरी बन गया। लेकिन अगर हमको प्राइमरी अमीन ही बस बनाना है, अगर हमको प्राइमरी अमीन ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है, इस केस में अमोनिया को हम एक्सेस में लेंगे। ये अल्काइल हैलाइड है और ये मेरा है यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में लेंगे, तब जाके मेरा 1 डिग्री अमीन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रख लो, अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वार्टरनरी सब बनेगा। अगर मेरा बस अमोनिया एक्सेस में होगा तब जाके प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे इथेन एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, कब? जब अमोनिया एक्सेस में होगा। नहीं एक्सेस में होता, अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होता तो मेरा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब बन जाता। तो ये जो है सेकेंड मेथड यहाँ तक था और इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अमोनोलिसिस है इसका डिसएडवांटेज क्या है? बात सिंपल है, अगर मेरा अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम में है, एक्सेस में है, तो मिक्सचर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन बन रहा था, क्वार्टरनरी एमीन बन रहा था, कुछ किसी का ज़्यादा एल्डी नहीं होगा इस तरह, ठीक है। फिर अगर हमको प्राइमरी एमीन बनाना है तो मेजर प्रोडक्ट अगर हमें प्राइमरी एमीन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम इस मेथड में कर रहे थे। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो मेरा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन भी है, ठीक है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, सारा एनसीईआरटी लाइन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। फिर ये ऑर्डर जो है ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स क्या हो गए जब अमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखो अभी आपने बोला था कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 हो या SN2 आपने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा I- जो है बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि इस मेथड से हम अराइल एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। देखो अगर आपने अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं, इसका मतलब अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपने ठीक से किया नहीं है, तो ध्यान से समझ लो। होता ये है कि जो मेरे अराइल हैलाइड होते हैं, जब बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन जुड़े होते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी अच्छे से शो नहीं कर सकते। वहाँ पे डिटेल में बात करना था, बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है, NaOH यूज़ करना पड़ता है, तब ये शो करते हैं। होता ये है कि इनमें जो लोन पेयर हैं उनकी वजह से हैलोजन के ऊपर ये यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं और रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और भी कुछ रीजन होते हैं जो कि वहाँ पे हेलो एल्केन्स में डिटेल में पढ़ना था कि जो मेरे अराइल हाइलाइट होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो देखो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस केस में मेरा अराइल हाइलाइट जो है ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसीलिए हम अराइल अमीन्स भी नहीं बना पाएंगे। जब बेंजीन रिंग वाले हैलोजन जब आएंगे ही नहीं तो फिर ये रिएक्शन आगे कंप्लीट ही नहीं होगा, तो फिर मेरे अराइल अमीन बनेंगे ही नहीं। तो इस मेथड से, अमोनोलिसिस वाले मेथड से अराइल अमीन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और अराइल हैलाइड जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं। दूसरा मेथड जो हो गया कि दिस मेथड डज नॉट कीप सिंगल एमीन। अगर मेरा ये अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी सारा बनेगा, तो किसी एक का ठीक से एल्डी नहीं होगा, मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है ये है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जिसे देखो ये एल्केन नाइट्राइल है। इसका अगर देखो सिंपल बात है कि ये है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन में 2 हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें, इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो मेरा एमीन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर सिंपल क्या करना है, जब भी हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो रिडक्शन कराते हैं। अब रिडक्शन कैसे करेंगे, जैसे मेरा पहला रिएक्शन था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 यूज़ कर ले तो मेरा रिडक्शन हो जाएगा, या निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन यूज़ कर ले तो मेरा रिएक्शन हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था। तीसरा जो है सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल,
इसको यूज़ करें तो मेरा यहाँ रिडक्शन हो गया। तो इन 3 मेथड से रिडक्शन करा देंगे हम और मेरा 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट यहाँ ये है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन जब अमीन का फॉर्मेशन होगा तो ये एक कार्बन जो है इंक्रीज कर जाएगा इस चेन के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ एमीन सीरीज को बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। जो एमीन बनेगा उसमें मेरा एक कार्बन एटम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ना है अमाइड से कैसे बनाएंगे। फिर से वही बात, अगर ध्यान से इसको हम थोड़ा देखें तो ये मेरे अमाइड है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमको एमीन बनाने में क्या चाहिए, अमाइन बनाने में यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन चाहिए। बस हमको इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है, मेरा एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस अगर ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे रिडक्शन कराना है, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे LiAlH4 और साथ में H2O और ये मेरा एमीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये तो प्राइमरी एमीन है, अगर हमको सेकेंडरी एमीन बनाना है तो क्या करेंगे, तो ये मैंने एडिशनल लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है समझ लो। अगर 1 डिग्री अमाइड है यानी कि नाइट्रोजन से बस 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो रिडक्शन करेंगे LiLH4 से तो मेरा 1 प्राइमरी एमीन बनेगा। लेकिन अगर जो अमाइड है मेरा ये सेकेंडरी अमाइड है, इस नाइट्रोजन से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर LiLH4 डाले तो मेरा 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसी तरह टर्सरी अमाइड से टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये मेरा 4th मेथड हो गया। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नीट 2024 में जो क्वेश्चन आया था मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि एनिलीन को प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं गैब्रियल सिंथेसिस से, उसको पढ़ना है। देखो क्या होता है, पहले नाम पकड़ो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू क्या है पूरा, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से डरोगे नहीं तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बस प्रैक्टिस करना होगा, 4 से 5 बार पूरे रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करोगे एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ओवरव्यू क्या है, हमको ये बनाना है। पूरा रिएक्शन का मकसद ये है कि हमको प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करना है बस। ठीक है, तो गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। जो ये हम लोग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इसका मकसद यही है प्रिपरेशन का, प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन करना है, इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ये है, पहले इसको देख लो, कोई गंदा स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अभी इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये है थैलेमाइड। इसमें अगर हम इथेनॉल के प्रेजेंस में इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो क्या होगा, मेरा ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हट के पोटासियम ऐड हो जाएगा और बनेगा पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। एक्टिवेट हो गया ये, और ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे पोटासियम ऐड हो गया। कुछ नहीं हुआ, बस पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे पोटासियम ऐड हो गया। ठीक है जो होना है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। अब क्या होगा, जो पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, अब इसको हीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ में। अल्काइल हैलाइड जो है मेरा के साथ में हीट कर रहे हैं। अभी याद करो, अल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैक्सिमम ये अल्काइल हैलाइड ही शो करता है। अब क्या होगा, अगर इसको अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करेंगे तो ये पोटासियम को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे मेरा होगा अटैक करेगा और मेरा बन जाएगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पोटासियम को सब्स्टिट्यूट कर देगा और लिविंग ग्रुप क्या होगा, हेलोजन होगा। तो ये इस पे अटैक करेगा और मेरा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा और ये मेरा बन जाएगा, ये क्या था, थैलेमाइड था। अब ये होगा, इस नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया है तो एन अल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यह सब्स्टिट्यूटेड इमीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एन अल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब अभी तक सिंपल सा रिएक्शन जा रहा है कि थैलेमाइड था, इसको एक्टिवेट कर दिया, पोटासियम ऐड हो गया, पोटासियम साल्ट बन गया, अल्काइल हाइड से अटैक कर दिए, अल्काइल हाइड पे ये अटैक किया तो बन गया मेरा एन अल्काइल थैलेमाइड। अब इस एन अल्काइल थैलेमाइड का अगर अल्कलीन हाइड्रोलिसिस कर दें, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल के इसका अल्कलीन में डाल के हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या होगा, मेरा ये साल्ट का फॉर्मेशन होगा और ये प्राइमरी एमीन जो हम चाहते थे, जो हमारा मकसद था, उसका फॉर्मेशन हो गया। तो करना कुछ नहीं है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये है थैलेमाइड, इसमें इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किए, पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें हम अल्काइल हैलाइड के साथ हीट किए, मेरा ये एन अल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किए ये वाला, और ये मेरा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन हर चीज़ इतना आसान से ख़त्म नहीं होता है।
अब यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अल्काइल पे अटैक कर रहा है तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और आप खुद बताओ कि क्या जो मेरा ये अराइल हैलाइड है, यानी कि जब बेंजीन रिंग से जो मेरा हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अभी जस्ट पीछे ही बात की हमने, क्योंकि ये इसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बहुत सारा रीज़न होता है, हमने वहाँ पे डिटेल में बात किया था। इसके कारण से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो एनसीईआरटी में वही लिख रखा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन यानी कि इस हैलोजन की जगह पर NH2 नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये अराइल हैलाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं कर सकता। इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अराइल हैलाइड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बस अल्काइल हैलाइड को यूज़ कर सकते हैं और मेरा इसलिए एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का ही फॉर्मेशन होगा, अराइल एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। लेकिन अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो कि मैंने ऐड कर रखा है इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब ये थैलीमाइड का फॉर्मेशन हुआ कैसे? रिएक्शन आपको जो याद करना है, इसके पहले से याद करना है कि थैलीमाइड कहाँ से बना। तो थैलीमाइड बना आपके कार्बोक्सिलिक चैप्टर के अंदर। वहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो थैलीमाइड का ये रिएक्शन दे रखा है, नहीं पढ़े हो तो फिर वापस से पढ़ लेना, समझ लो पहले। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे यहाँ पे थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड ये नोमेनक्लेचर इसका याद कर लो, तो ये थैलिक एसिड है। ये इसमें क्या किए हम, अमोनिया से ये रिएक्ट किया, अमोनिया एज ए बेस की तरह काम किया, और ये एसिड है, एसिड बेस मिलके साल्ट का फॉर्मेशन कराया। ये मेरा फॉर्मेशन हो गया साल्ट का, जिसको बोलेंगे अमोनियम साल्ट बोलेंगे। अब इसको हीट किए तो डिहाइड्रेशन हुआ, यहाँ से पानी निकला, यहाँ से H2 और O, एक वाटर यहाँ से निकला और एक वाटर यहाँ से निकला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गए, तो H2O निकल गया तो बन गया CONH2, H2O निकल गया बन गया CONH2। इसी को बोलते अमाइड, थैलीमाइड। तो थैलिक एसिड से थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो गया, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अमाइड ग्रुप हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मेशन हो गया। अब अभी भी अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, पहले हीट करके पानी निकाल दिए, अब और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो अमोनिया NH3 निकल जाएगा, और ये जब निकलेगा तब मेरा बनेगा थैलीमाइड। अगर इसके बाद ही इसको फर्दर हीट करते रहेगा हाई टेम्परेचर पे, तो मेरा अमाइड से इमाइड बन जाएगा, थैलीमाइड बन जाएगा। और यही थैलीमाइड है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करके और ये रिएक्शन आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस करना है यहाँ से, थैलिक एसिड से बनाएंगे थैलीमाइड, थैलीमाइड से बनाएंगे थैलीमाइड, ठीक है, अमाइड से इमीड, उसके बाद वापस जाएंगे थैलीमाइड से बनाएंगे पोटाशियम ऐड करेंगे इसमें, फिर इसमें अल्काइल हैलाइड को अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह, और फिर बनेगा मेरा यहाँ पे एन अल्काइल थैलीमाइड, और फिर इसका अल्काइल हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर बन गया प्राइमरी एमीन। तो ये था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को, देखो ये क्वेश्चन था तो आपने बता दिया कि एनिलीन क्यों नहीं यूज़ करते गैब्रियल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, अब है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें भी देख लो। पहले करने क्या वाला है, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यूज़ किससे बनाएंगे? अमाइड, जो भी हमने पढ़े ना, CONH2, जो भी पढ़े ये वाला था अमाइड CONH2, इससे कैसे बना सकते हैं? तो ये अमाइड हुआ। अगर नाम है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइड है तो अमाइड यूज़ कर रहे हैं, ब्रोमो है तो ब्रोमीन ले रहे हैं, साथ में लेंगे NaOH अल्कली लेंगे और यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। इसको डिग्रेडेशन फिर क्यों बोल रहे हैं? ये डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं? डिग्रेडेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो भी मेरा अमीन बनेगा उसमें ये CO ग्रुप नहीं होगा, एक कार्बन कम बनेगा। जो भी अमीन मेरा फॉर्म होगा उसमें एक कार्बन नहीं होगा, एक कार्बन कम होगा। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। देखो जो हमने अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में पढ़ा था, आप खुद से पता करना, मैं बता देता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट, वहाँ पे आपने पढ़ा था ये NaOBr और मतलब ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड, पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड, वहाँ पे हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ा था। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे NaOH और Br2 दोनों रिएक्ट करके बना सकते हैं। NaBO सोडियम हाइपोब्रोमाइड और KaOH और Br2 ये बना सकते हैं पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड। इसी को बोलते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख सकता है आपको, जैसे कि ब्रोमीन विथ सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अंडर एक्वस कंडीशन, या सोडियम हाइपोब्रोमाइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो कंफ्यूज मत होना, NCERT में तो ये दे रखा है लेकिन ये भी सही है। ठीक है, दोनों के NOB और KOBr को खोल लें। और
एक और मेथड है, अभी तक हम बड़ा प्राइमरी मेथड ही प्राइमरी एमीन का ही फॉर्मेशन करना है। सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे तो इसके लिए मैंने अलग से लिख रखा है, लेकिन अभी आपको आगे भी मिलेगा एनसीईआरटी में, तो मैंने पहले लिख रखा है। होता क्या है कि अल्काइल आइसोसाइनाइड है, अल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। अगर इसका हम रिडक्शन करा दें, इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दें, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंडरी एमीन बन जाएगा, RNHCH3 बन जाएगा और ये सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेशन ऑफ एमीन जो है कंप्लीट होता है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमको सबसे जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी हो गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है उनको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। जो हमारे लोअर एलिफेटिक एमीन्स हैं जिसका कार्बन 3 से कम होगा वो मेरे गैसेस होते हैं और फिशी ऑर्डर होता है, मछली की तरह महकते हैं। अगर उनसे ज़्यादा जो प्राइमरी एमीन है जिसमें कि 3 से ज़्यादा कार्बन है वो लिक्विड होता है और ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा तो मेरे सॉलिड होंगे। जो एनिलीन है और या अराइल एमीन्स है वो मेरे कलरलेस होते हैं, लेकिन जब उनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कलर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो प्योर एनिलीन है वो मेरा कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब हम एक्सपोजर करते हैं लाइट से, एयर से, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो मेरे कलर्ड इम्प्योरिटीज़ के कारण उसमें कलर आ जाता है। तो प्योर एनिलीन जो है मेरा कलरलेस है, लेकिन जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो कलर हो जाएंगे। फिर अब आगे पढ़ते हैं। जो लोअर एलिफेटिक अमीन है मेरे, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब लोअर एलिफेटिक अमीन वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। अगर कम मेरे कार्बन है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन द मोलर मास। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो मेरा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। अभी हम आगे देखेंगे इसको ध्यान से, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना ही इनसॉल्युबल होगा ये वाटर के अंदर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, जो एमीन के अंदर में नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है मेरा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल और एमीन्स में कंपेयर करते किसका ज़्यादा होगा? अगर ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 एमीन, इनका अगर हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर करते किसका ज़्यादा होगा? तो ऑक्सीजन का जो है मेरा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो अल्कोहल मेरा ज़्यादा मोर पोलर होगा एमीन के कंपेरिजन में। इसीलिए जो अल्कोहल होगा वो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा एमीन के कंपैरिजन में। इसीलिए जो मेरा सॉल्युबिलिटी है वो अल्कोहल का ज़्यादा होगा एमीन से। ये यहाँ पे दे रखा है। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी को और थोड़ा डिटेल में बात करें तो सिंपल बात है कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन जो इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी दे रखा था मेरे एनसीईआरटी में कि जब हम नंबर ऑफ़ कार्बन जब इंक्रीज़ करता है, जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट जो है, नंबर ऑफ़ कार्बन जब इंक्रीज़ करेगा तो जो ये अल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये मेरा सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ कराएगा और वो जो हायर एमीन्स जो होंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये सॉल्युबिलिटी का हो गया कहानी। अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स जो हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे कि ये मेरा नाइट्रोजन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है प्राइमरी एमीन के अंदर, और ये भी प्राइमरी एमीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगा जब नाइट्रोजन से मेरे हाइड्रोजन ऐड जुड़े हुए होंगे। तो प्राइमरी एमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो ज़्यादा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। सेकेंडरी एमीन के अंदर एक ही हाइड्रोजन होता है जो कि नाइट्रोजन से ऐड जुड़ा हुआ होगा, तो ये मेरा थोड़ा सा कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। लेकिन जो टर्सरी अमीन होता है उसमें एक भी हाइड्रोजन अमीन से नाइट्रोजन से जुड़ा नहीं हुआ होता है, इसीलिए एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। वहीं यहाँ पे दे रखा है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ऑफ वन, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन फॉर्म होता है, और ये जो है ज़्यादा होता है प्राइमरी अमीन में कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन, क्योंकि प्राइमरी अमीन में जो नाइट्रोजन है 2 अमीन से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। जो टर्सरी अमीन है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो नहीं प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, अभी क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इसमें कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, अगर ऐसे अमीन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जो आइसोमेरिक अमीन्स हैं मॉलिक्यूलर वेट मेरा सेम है, उनको अगर कंपेयर करें तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन। वैसे ही अगर हम सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो मेरा प्राइमरी अमीन का ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। अगर सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सारे आइसोमर्स हैं,
तो फिर सबसे ज़्यादा प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन। तो ये मेरे हो गए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। अब थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट को ओवरऑल कंपेयर तो क्या होगा। अल्कोहल आपको पता है कि सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर मेरे अमीन्स का होंगे, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन्स का होगा। और यहाँ पे इनसेट में टेबल बहुत अच्छा दे रखा है, इसको देखो। ये मेरा 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर टर्सरी का होगा। अब ये एल्केन है और ये है मेरा अल्कोहल। तो पता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरा अल्कोहल का होता है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का। फिर होगा अमीन्स का, अमीन में कौन, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर होगा मेरा हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पे एल्केन है। ठीक है, तो ये था मेरा यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का। और यहाँ पे मैं एक दो और क्वेश्चन लिखा हूँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि देखो सारे आइसोमेरिक अमीन है, सब में जो है नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सारे जो है मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, तो 4 कार्बन का है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज़्यादा प्राइमरी ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होगा। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर को कंपेयर करें तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मेरा 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमारे एनसीईआरटी हाइलाइट्स पीडीएफ्स को ज्वाइन करना, तो मैंने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी और अब तो फिजिक्स के भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी हाइलाइट्स अपलोडेड हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ्स एकदम एचडी क्वालिटी में हैं, प्रॉपर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वहीं पे ऐड किए हुए हैं। एनसीईआरटी के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को भी मैंने ईजिली उसको समझाया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे 99 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए सारे पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और साथ में आपको क्वेश्चंस बैंक भी हो, जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, आपका 99 रुपीज़ में मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट पूरी सारे एनसीईआरटी पीडीएफ में मिल जाएंगे। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। देखो बेसिक कैरेक्टर से पहले पढ़ लो, यहाँ पे दे रखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन दे रखा है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है मेरे ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं। इस लोन पेयर के कारण और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण एमीन ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी की वजह से एमीन्स जो है वो बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पे जो है वो अटैक करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि लोन पेयर। ठीक है, अब बेसिक कैरेक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो सबसे बेसिक सा बात है वो समझ लो। जब भी हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के बारे में, तो वहाँ पे हमेशा ये याद रखना कि हम क्या बोल रहे हैं। जितना ज़्यादा मोर इजली डोनेट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एमीन ग्रुप है जितना इजली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उतना ज़्यादा वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो यहाँ पे इधर का, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर को इजीली डोनेट करेगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब एमीन जो है बेसिक कैसे होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। देखो एमीन्स जो है मेरे, ये बेसिक के नेचर होते हैं। ये एसिड से रिएक्ट करते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये एमीन ग्रुप हुआ, ये यहाँ पे एसिड है, जैसे HCl हो गया मेरा, HCl से रिएक्ट किया और मेरा साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से यहाँ पे एनिलीन जो है ये बेसिक के नेचर है, ये HCl से रिएक्ट किया जो कि एसिड है, बेस और एसिड रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन कराया एनिलियम क्लोराइड का। तो इससे ये पता चला कि हाँ एमीन्स ग्रुप जो है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस होगा और साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म सबसे पहले समझ लो कि लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है। ये देखो नाइट्रोजन पे जो दोनों लोन पेयर है मेरे, ये यहीं पे फिक्स्ड हैं। ठीक है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये नाइट्रोजन पे ही मेरे लोकलाइज्ड है, इनका लोकेशन फिक्स्ड है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है NH2 ग्रुप, ये मेरा अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और प्रोटोनेटेड फॉर्म करेगा और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो एनिलीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो ग्रुप जो है उस पर जो नोन पेयर प्रेजेंट है वो मेरा डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन बेंजीन से। तो यहाँ प्रॉपर कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो यहाँ पे प्रॉपर कंजुगेशन है, तो उसके कारण से क्या होगा, जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये जो है डी लोकलाइज्ड होगा, इसका लोकेशन फिक्स्ड नहीं होगा। ये अभी आगे मैं प्रॉपर एनिलीन का जब रेजोनेंस दिखाऊंगा तो आपको देख लेना। नाइट्रोजन मेरा
पाई बॉन्ड के साथ डी लोकलाइज कॉन्जुगेशन शो करेगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, इसका लोकेशन फिक्स नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो इसको बोलेंगे डी लोकलाइज्ड। और ये जब डी लोकलाइज्ड है तो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, मतलब डोनेट करने के लिए, ठीक है, ये हमेशा यहीं पे प्रेजेंट है तो इसको इजीली डोनेट कर देंगे। यहाँ पे डी लोकलाइज्ड है तो ये इसलिए इसको डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम बात करेंगे तो एनिलीन से ज़्यादा मेरा ये एलिफेटिक एमीन है, इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अभी आगे बात करेंगे, बस आपको समझ लो लोकलाइज्ड क्या होता है और डी लोकलाइज्ड क्या होता है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को करके तो हम समझेंगे। पहले जी यहाँ पे देखा है स्टेटमेंट, एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एलिफेटिक एमीन एनिलीन से ज़्यादा मेरा बेसिक है, क्यों है? देखो सिंपल बात है, एलिफेटिक एमीन में ये लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है। लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड है तो लोन पेयर मेरा ज़्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए, जो भी यहाँ पे मेरा एसिड होगा उसके हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो लोन पेयर इजली अवेलेबल है डोनेशन के लिए, यानी कि उतना ज़्यादा मेरा लोन पेयर क्या होगा, डोनेट होगा, और उतना ज़्यादा मेरा बेसिक इन नेचर होगा। अब एनिलीन के अंदर क्या होगा, जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, पाई सिग्मा पाई ये प्रॉपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। अब कंजुगेशन जब होगा तो लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, तो लोन पेयर जो है ये डी लोकलाइज्ड है, तो लोन पेयर लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, इतना इजली डोनेट नहीं हो पाएगा। तो लेस डोनेट लोन पेयर होगा तो लेस बेसिक की नेचर होगा। तो एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक क्यों है एनिलीन से, समझ में आ गया। सब लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि नहीं इसको देखते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये है बेंजाइल एमीन। बेंजीन जो ग्रुप है वो मेरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि नाइट्रोजन से। और एनिलीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच में बेंजीन ग्रुप होता है। यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो बेंजाइल एमीन जो है ज़्यादा मेरा बेसिक होगा इसके कंपेरिजन से। अब क्यों होगा उसको देखते हैं। यहाँ भी देखो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है मेरा, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई है, तो ये कंजुगेशन है। कंजुगेशन क्या होता है, पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे परफेक्ट कंजुगेशन है। वापस ये क्या होगा, ये अपना रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और ये डी लोकलाइज होगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। एक जगह फिक्स्ड नहीं है, लोकेशन फिक्स्ड नहीं है। और ये जो है इसका लोकेशन फिक्स्ड है, ये रेजोनेंस पे नहीं जा सकता क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा तो बहुत ईजिली इसको डोनेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा ही मेरा बेसिक होगा। यहाँ पे वापस ये होगा, लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, ईजिली डोनेट नहीं कर सकते तो लेस बेसिक होगा, ठीक है। तो दो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब आगे एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं। अब वहीं पे दे रखा है कि जो यहाँ पे मेरा क्या होता है, बेस जो अमीन से मेरा ये बेस होते हैं और ये एसिड से किए और साल्ट का फॉर्मेशन किए। अब इस साल्ट को अगर हम वाटर में सॉल्युबल होता है, अमीन साल्ट जो है वाटर में मेरा सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। जो ये अभी मेरा फॉर्मेशन हुआ था अमीन साल्ट का, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर बहुत सारे मेरे नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है साथ में एमीन है किसी सॉल्यूशन के अंदर, और इस एमीन को हमको सेपरेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ये जो है वाटर में सॉल्युबल होंगे, जो एमीन साल्ट होंगे ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो नॉन बेसिक, जो बेस नहीं है, जो नॉन बेसिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो इनको यूज़ करके हम सेपरेशन ऑफ एमीन्स को कर सकते हैं, वहाँ से एमीन साल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर में इंसॉल्युबल होंगे। बाकी सारे जो इंप्योरिटीज़ है, जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वाटर में इंसॉल्युबल होगा, तो वो सेपरेट नहीं होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जो एमीन्स है मेरे, ये मिनरल एसिड HCl से अभी हमने रिएक्ट कराया था, तो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए पता चलता है कि ये बेसिक की नेचर है। एमीन्स जो है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसीलिए लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना होता है। अगर आपका वहाँ पे पढ़ा हुआ है तो आपको टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। ये जो है मेरे OH माइनस का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना POH जो है कम होगा और उतना ज़्यादा बेसिक होगा। जैसे H प्लस होता है, PH होता है, उसी तरह से POH होता है, ठीक है। तो OH माइनस का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा POH का वैल्यू उतना ही कम होगा और उतना ही ज़्यादा ना बेसिक इन नेचर होगा। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम जो डिटेल में पढ़ना होता है वो होता है KB। तो KB का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा PKB का वैल्यू उतना ही कम होगा और उतना ही अच्छा बेसिक की नेचर होगा। और ये फार्मूला भी वहीं से आया आयोनिक इक्विलिब्रियम से, PKB इक्वल टू माइनस लॉग KB होता है। तो PKB कम होगा अगर मैं KB का वैल्यू ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा वो बेसिक की नेचर होगा। तो अभी बस इतना समझ लो कि PKB जितना कम उतना ज़्यादा बेसिक होगा, POH जितना कम उतना ज़्यादा बेसिक होगा। इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब दे रखा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ KB का वैल्यू जितना ज़्यादा है PKB का वैल्यू उतना ही कम होगा और उतना ही ज़्यादा बेसिक की नेचर होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ KB, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB, और उतना ही ज़्यादा मेरा बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे PKB का वैल्यू दे रखा है अमोनिया का। अमोनिया का वैल्यू है 4.75। इसको आप
याद कर सकते हो रेंज की तरह, मतलब जरूरी है थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें रेंज में पूछ दे आपको, ठीक है। तो पीकेबी का वैल्यू अमोनिया कितना होता है, 4.75 होता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसको समझते हैं फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। क्या दिया है स्टेटमेंट कि एलिफेटिक एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ठीक है। अब देखो हमने इसको आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी पढ़ लेते हैं। एलिफेटिक एमीन और ये अमोनिया है, पता है कि अमोनिया से ही ड्राइव हुआ है मेरा ये एलिफेटिक एमीन। यहाँ पे कोई मेरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आपका अगर जेयूसी बेसिक भी पता है तो आपको इतना पता होगा कि हाँ जो ये मिथाइल ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा। और हमें आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ईजिली जो है ये लोन पेयर को अपना डोनेट कर सकता है, और उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। तो अब बताओ इस नाइट्रोजन के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये मेरा ज़्यादा बेसिक होगा। और लोन पेयर लोकलाइज तो दोनों में ही है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट हो गया कि जो एलिफेटिक एमीन है आर ये आर स्ट्रॉन्गर बेस। एलिफेटिक एमीन जो मेरा ये स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एरोमेटिक एमीन आर वीकर बेस देन अमोनिया। जो ये मेरा यहाँ पे एरोमेटिक एमीन है ये वीकर बेस है अमोनिया से, अमोनिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों है, अब देखो वही बात है फिर से वापस कि लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, प्रॉपर कंजुगेशन होता है, जहाँ भी बेंजीन जीरो है डायरेक्टली नाइट्रोजन से, तो प्रॉपर कंजुगेशन होगा, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आएगा। दूसरा बात कि जो बेंजीन ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर विड्रॉ अट्रैक्टिव नहीं कर रहा है, उसको सोख रहा है अपनी तरफ। लोन पेयर को यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बढ़ा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इतना पता होगा आपको। तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड भी है, साथ में माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो एरोमेटिक अमीन जो है अमोनिया से कम बेसिक होता है। यही स्टेटमेंट यहाँ भी दे रखा है कि एरोमेटिक अमीन जो वीकर बेस होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अराइल ग्रुप शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे टेबल दे रखा है, एक्वस फेज में दे रखा है, ये क्या है हम आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो है पीकेवी का वैल्यू दे रखा है, आप इसे सिंपल बात समझोगे, जितना पीकेवी का वैल्यू कम होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब पहले जो यहाँ पे डाटा दे रखा है उसको हम फिल्टर करते हैं, 1D 2D के बाद आगे डिटेल में करेंगे, अभी बस हम इस डाटा को सेपरेट करके यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो 2 ग्रुप है इसमें, एक में लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा और एक में लोन पेयर डी लोकलाइज्ड होगा। जिसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इन तीनों के अंदर लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा मेरे जिसमें लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। पहला बात क्लियर हो गया। अब जिसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है उसमें क्या देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है मेरा, तो ये 2 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे, ये भी और ये भी, तो ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा होगा। यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। यहाँ पे बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, अब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो गया। ये तो क्या लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो क्या होगा, इन सबसे कम होगा मेरा जिनमें लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। यहाँ भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच बेंजीन है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच बेंजीन है, और यहाँ भी नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच बेंजीन। इन सब में जो है लोन पेयर जो है कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा और डी लोकलाइज्ड कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तीनों में हो रहा है। फिर कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 मेरे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ये यहाँ पे रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा अटैक कर देगा। यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम बढ़ेगा, और यहाँ पे तो बस घटाने वाला है बेंजीन, बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो यही है मेरा, अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है और डी लोकलाइज्ड है तो कैसे इनका वैल्यू नहीं याद करना है आपको, बस ये याद कर लो कि पीके भी जितना कम उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर में क्या ऑर्डर होगा उसको देख लो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एनसीईआरटी ने देखा कि हाँ अभी तक हम क्या देख रहे हैं, बस प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ही को बस देख रहे हैं, उसके अलावे सोल्वेशन इफेक्ट भी होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, ठीक है। आगे अभी पढ़ते हैं। जो बेसिसिटी ऑफ एमीन है वो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हाँ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, उस पर डिपेंड करता है। जो बेसिक कैरेक्टर है मेरे वो एमीन्स का डिपेंड करता है
ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, ये लाइन बस आप समझ लो, याद नहीं कर, मतलब इसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन आपको लाइन ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बेसिक कैरेक्टर जो एमीन का है वो डिपेंड करता है कि कितना ईजिली जो है केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है बाई एक्सेप्टिंग द प्रोटोन फ्रॉम द एसिड। समझ लो रुको, ये है आपका एमीन, ठीक है, जो बेसिक नेचर है। हम इसको रिएक्ट किए HCl से, कोई मिनरल एसिड है, यहाँ से ये H+ देगा, प्रोटोन देगा। इस प्रोटोन के ऊपर जो है ये मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो कि एक केटायन का फॉर्मेशन करेगा बस। तो बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कितना ईजिली ये केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है बाई एक्सेप्टिंग द प्रोटोन फ्रॉम द एसिड, यानी कि इस एसिड से जो ये H+ निकल रहा है, प्रोटोन निकल रहा है, उस पर कितना ईजिली जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और केटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। और जितना ही ज़्यादा ये केटायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा मोर बेसिक इन अमीनो ग्रुप, उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो एसिड से H+ आया, H+ पे ये अटैक करेगा और मेरा यहाँ पे केटायन फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। समझ गए। अब यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है कि एल्केन अमीन्स और अमोनिया में बताओ कौन ज़्यादा बेसिक होगा। ये तो हम भी अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। लोन पेयर दोनों में लोकलाइज होता है, चाहे अमोनिया हो। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप खुद बताओ, अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है एल्केन अमीन के अंदर तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ईजिली अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा उसको, और उतना ही ईजिली जो मेरा ये केटायन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अमोनिया है, अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, तो ये प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगा, तो ये कम हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो कम मेरा केटायन का फॉर्मेशन करेगा, केटायन उतना स्टेबल नहीं होगा। और यहाँ भी समझ लो, केटायन जो यहाँ पे फॉर्म हुआ बोल रहा है कि जितना ही स्टेबल केटायन होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक in नेचर होगा। अब आप बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओ, ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये केटायन को और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो जितना ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा। यहाँ पे तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो है ही नहीं इस केटायन को, तो ये केटायन मेरा ज़्यादा स्टेबल भी होगा। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो या ऐसे सकते हो, इस लोन पेयर पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतना ही ज़्यादा मेरा इजीली केटायन फॉर्म करेगा। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे दे रखा है, ये लाइन भी बहुत अच्छा है, इससे आप समझ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है, नाइट्रोजन पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, ठीक है। देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे NCERT की लाइन्स दे रखी है, उसको समझते हैं, बहुत ईजी है, घबराना मत। क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल, जो अल्काइल ग्रुप है मेरा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन के ऊपर। वहीं हम पढ़ रहे थे अल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और उतना ही ज़्यादा केटायन उसका स्टेबल होता है, ठीक है। ऑन शेयर्ड जो मतलब ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, वो क्या करते हैं, उस शेयर विद द प्रोटोन ऑफ द एसिड। वही बात है, जो लोन पेयर होता है ये अटैक करता है प्रोटोन, जो एसिड का प्रोटोन है उस पर अटैक करता है और केटायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है कि एल्केन अमीन इसीलिए, हाँ, तो हम पहले बात कर ले, एल्केन अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया से, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये लाइन भी हो गया। अब बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन शुड बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप में अगर एक कार्बन है तो थोड़ा बेसिक होगा, अगर यहाँ पे 3 कार्बन हो गया तो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा और ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। वहीं यहाँ पे लाइन दे रखा है। अब अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं ये गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स गैसियस फेज के अंदर क्या होगा, गैसियस फेज बोल रहे हैं, एक्वस फेज नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेसिक क्या होगा, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा मेरा प्लस आई इफेक्ट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया होगा। तो वही बात है कि अगर हम गैसियस फेज में बोलेंगे तो बस इंडक्टिव इफेक्ट को हम देख रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, फिर अमोनिया, ठीक है। लेकिन नॉट रेगुलर इन द एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में ऐसा नहीं होता है। अगर एक्वस स्टेट में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं एक्वस स्टेट में, तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तो देखेंगे, साथ में एक्वस है तो सोल्वेशन इफेक्ट भी देखेंगे और स्टेरिक इफेक्ट भी देखेंगे, तो 2 इफेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो अगर हमको क्वेश्चन में गैसियस फेज भी बोले तो बस इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी में 3 डिग्री ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया होगा। लेकिन अगर एक्वस फेज बोलते तो वहाँ पे अब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट तो देखेंगे, साथ में सोल्वेशन भी देखेंगे। तो NCERT में बहुत प्यारा सा लाइन दे रखा है, उसको समझ लो। ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन, एक मिनट, जितना ज़्यादा आयन का साइज होगा उतना ज़्यादा मेरा जो है सोल्वेशन कम होगा, जितना ज़्यादा आयन का साइज बड़ा होगा सोल्वेशन उतना ही कम होगा, उतना ही कम स्टेबल आयन होगा। नहीं समझे, ये देखो समझ में आ जाएगा। ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो साइज सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। सबसे छोटा साइज
किसका है, इसका है। तो जितना ही ज़्यादा साइज़ होगा उतना ही सोल्यूशन जो है कम होगा। तो सोल्यूशन सबसे कम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्यों होगा देख लो, यहाँ पे अगर मान लो ये प्रोटोनेटेड है, हाइड्रोजन गेन कर चुका है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये जो 2 डिग्री है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, जो ये 1 डिग्री है ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया। तो जितना ज़्यादा मेरा फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, जिसका साइज सबसे छोटा है 1 डिग्री। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जिसका साइज सबसे बड़ा है यानी कि 3 डिग्री। और सोल्यूशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा। सबसे कम होगा इसमें होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा। सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा। तो वही यहाँ पे दे रखा है, बहुत अच्छा लाइन है। आप इस फिगर से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे वही दे रखा है कि अब ऑर्डर ऑफ जो बेसिसिटी है यहाँ पे तुम क्या होगा ये बताओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब अभी आप बोल रहे थे कि जो गैसियस फेज है वहाँ पे इंडक्टिव फेज देखेंगे तो वहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था। अब आप सोल्यूशन देख रहे हो तो ऑर्डर आ रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री केटायन होगा स्टेबल, फिर सबसे कम जो केटायन स्टेबल होगा वो 3 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे तो ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 आ गया, इसके ठीक अपोजिट आ गया। तो वही बोल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है अब आएगा 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी आएगा, जो कि अपोजिट है इंडक्टिव फेज से, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अगर देखो पहले मेरे था मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कम स्टेरिक हिंडेंस होगा, लेकिन अगर हम बिगर अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम देख रहे थे ना स्टेरिक हिंडेंस भी डिपेंड करता है। तो जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है उस पर भी डिपेंड करता है कि बेसिसिटी का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो 3 फैक्टर यहाँ पे होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, सोलिवेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंडेंस। इंडक्टिव इफेक्ट, सोलिवेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंडेंस, इन तीनों फैक्टर पे मेरा डिपेंड करता है एक्वस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमीन इन एक्वस स्टेट इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब जो सबसे फेमस 2 एग्जाम्पल है आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें आप दिमाग लगाओगे तो कन्फ्यूज होकर रह जाओगे। जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। बस क्या है कि मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, जैसे यहाँ पे है मिथाइल अमीन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इनके अंदर एक्वस फेज के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो 213। जैसे मोबाइल में याद करते हो ना, वैसे 213 याद कर लो, ठीक है, मिथाइल वाले में। और 213 का मतलब क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री अमीन का, फिर 1 यानी कि प्राइमरी अमीन का, फिर 3 डिग्री अमीन का, और अमोनिया सबसे कम होगा दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, जो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन है इनमें एक्वस फेज के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे नंबर याद कर लो 231। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और सबसे कम किसका होगा, अमोनिया का होगा, ठीक है। यानी कि 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा दोनों में होगा, लेकिन जो इथाइल है मोटा है तो इसमें 3 वाला पहले होगा, जो मिथाइल है पतला है इसमें 1 डिग्री वाला पहले होगा। तो 213, 231 याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट में छोटा टॉपिक दे रखा है इसका कि अराइल अमीन और अमोनिया में कंपेरिजन करो। भाई हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जो एनिलीन है इसमें लोन पेयर जो है हमारा क्या है, डी लोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस में आप यहाँ समझ सकते हो कैसे जो है डी लोकलाइज्ड है। प्रॉपर कंजुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर प्रॉपर ये लोन पेयर कभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस ऊपर चलेगा। तो लोन पेयर जो है प्रॉपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका पोजीशन जो है बिल्कुल चेंज होते रह रहा है। तो ये लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। अमोनिया के अंदर जो लोन पेयर है वो बिल्कुल लोकलाइज्ड है, इस नाइट्रोजन पे फिक्स्ड है, कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये ईजिली अटैक कर देगा प्रोटोन के ऊपर, एसिड के। ये जो है उतना ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि अपने ही में ये बिजी है, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, अमोनिया होगा। और एनिलीन का 5 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है देख लो। तो लाइन क्या है, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन चाहे बाकी दूसरे एरोमेटिक अमीन का भी कम होता है अमोनिया से। पता है भाई कि अमोनिया जो है एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है मेरा, इस एनिलीन से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जैसे कि मेरे OCH3 मिथाइल ग्रुप हो गया, ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, ये क्या करेगा, -A में इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी को जो है डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और बोल रहा है कि जब एनिलीन जो है प्रोटोन पे अटैक करता है, प्रोटोन गेन कर लेता है, तो एनिलीनियम आयन का जो फॉर्मेशन होता है इसका में 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है और इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को किक्लो बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अल्काइलेशन और बाकी सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में। एल्काइलेशन में क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे हमारा अमीन का एल्काइलेशन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा और फिर 1 डिग्री अमीन जो है फॉर्म करेगा 2 डिग्री
एमीन, फिर वन फॉर्म करेगा 3D एमीन और फिर क्वार्टर एमीन। ये हमने पहले ही पढ़ा था अमोनोलिसिस के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्काइल हैलाइड अगर एक्सेस में हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वार्टरनी फॉर्म होता है। बस वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। हमको ज़्यादा डिटेल में बात करना है ये एसाइलेशन वाला। इसका दूसरा नाम है शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। पहले इसमें क्या होने वाला है उसको पढ़ लेते हैं। एलिफेटिक या एरोमेटिक, कोई भी एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, दोनों चलेगा। ये रिएक्ट करते हैं एसिड डेरिवेटिव से। अभी एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे एसिड एनहाइड्राइड हुआ, एसिड क्लोराइड हुआ, एसिड एनहाइड्राइड हुआ और एस्टर हुआ, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। इनसे ये रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, पायरिडीन के प्रेजेंस में, जो कि बेस है मेरा। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर से देख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और अमाइड का फॉर्मेशन होगा। देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तो मेरे अल्काइल हैलाइड शो करते हैं और दूसरे ये मेरे एसिड डेरिवेटिव शो करते हैं इनके साथ, अमीन के साथ। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्या फॉर्मेशन किसका होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक सिंपली इंसेट प्लान पढ़ लेते हैं, वही है एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन हो, प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन हो, ये रिजेक्ट करेगा एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, एस्टर से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसी को बोलेंगे एसाइलेशन और अमाइड का फॉर्मेशन होगा। होने क्या वाला है यहाँ पे, तो देखो जो इसमें एसाइलेशन क्यों बोल रहे हैं, तो जो NH2 ग्रुप है, जो एमीन ग्रुप है वहाँ पे, उसमें जो मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, जो और हाइड्रोजन है और जो असाइल ग्रुप का मेरा है, वहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन होगा। सिंपल होगा, HCl को रिमूव करना है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल बात। होने क्या वाला है पे, ये मेरा 1 डिग्री एमीन हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है वो लेंगे और ये जो कार्बनिक के रूप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्लोरीन वो लेंगे और HCl को रिमूव कर देंगे और ये मेरा अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड क्या होता है इसको देख लो। जैसे देखो ऐसे तो आप देखे होंगे कि ये अमाइड जो सिंपल हम लोग यही सोचते हैं CONH2 होता है। नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइड, ठीक है। नाइट्रोजन से अगर दोनों हाइड्रोजन ही जुड़ा है तो ये हुआ। लेकिन अगर नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइड। वहीं पे अगर नाइट्रोजन से एक मेरे अमाइड ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रोजन का जो अमाइड है उसमें दोनों में अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, हाइड्रोजन नहीं रहे, तब बोलेंगे टर्सरी अमाइड। तो प्राइमरी अमाइड क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से जुड़े हो, एक जुड़े हो तो सेकेंडरी अमाइड, एक भी नहीं है तो टर्सरी अमाइड। और ये दोनों हो गया सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अमाइड में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यहाँ पे 1 से यहाँ पे 2 से, यही हुआ। तो यहाँ पे जो भी मेरा फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और इसको अगर आप अभी भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरा कोई भी अमीन हो गया, अमीन में भी कौन सबसे सिंपलेस्ट अमोनिया ही हो गया, NH3 हो गया, उसमें एक हाइड्रोजन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका OH लेंगे, इसका H लेंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये अमाइड का फॉर्मेशन होता है। CONH2 1 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है। अगर इसी का हम लोग डेरिवेटिव ले ले, एसिड क्लोराइड ले ले, एसिड एनहाइड्राइड ले लेंगे और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन ले ले तो फिर मेरा ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से HCl निकलेगा। बस यही होने वाला, ओवरऑल रिएक्शन जो है यही है। तो NCERT में जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस का यूज़ करते हैं, जो कि एमीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। जैसे यहाँ पे हम पैरिडीन यूज़ कर रहे हैं, पैरिडीन जो है ये अपने जो एमीन है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं, बेस की क्यों यूज़ करें, जो यहाँ पे पैरिडीन है इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी HCl मेरा फॉर्म होगा प्रोडक्ट के अंदर उसको रिमूव करने के लिए हम ये पैरिडीन बेस को यूज़ कर रहे हैं। अब ये अगर HCl जैसे जैसे फॉर्म बढ़ा है उसको अगर रिमूव करते चले तो क्या होगा, मेरा आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर राइट शिफ्ट होगा। ली चार्टलेट प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, वो होगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन जो है राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर से सेकंड रिएक्शन को हम रिपीट कर रहे हैं कि हो गया। अगर हम यहाँ पे मान लो सेकेंड डिग्री अमीन लिए हुए हैं, कोई यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव लिए हुए हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड लिए हुए हैं, बेस ले लिए, पैरिडीन बेस क्यों ले लिए, क्योंकि HCl जो फॉर्म होगा इस नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है और इस कार्बनिक ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच क्लोरीन है, HCl को रिमूव कर दिए, HCl रिलीज हो गया। और क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इस कार्बनिक कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। HCl को रिमूव कर देना है और जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये कार्बन कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ भी नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कार्बन कार्बन पे अटैक कर देगा और ये है मेरे सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। इस नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन है और ये एक मेरा कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
इस नाइट्रोजन पे ये हो गया मेरा 2 डिग्री अमाइड हो गया। इस नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, 2 अमाइड ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी अमाइड हो गया। लेकिन ये स्टार्टिंग में देखो दे रहा है कि एलिफेटिक एरोमेटिक अब कोई भी ले लो अमीन चलेगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन ही होना चाहिए। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्यों भाई? क्योंकि अगर इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तभी इस हाइड्रोजन और सीएल को हम रिमूव कर पाएंगे, HCl रिलीज हो पाएगा। अगर मेरा टर्सरी अमाइड होगा, अगर टर्सरी एमीन होगा, जैसे ये टर्सरी एमीन है, इसमें नाइट्रोजन पे तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, अगर इसको किसी HCl डेरिवेटिव से करेंगे तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। यानी कि जो टर्सरी एमीन है डू नॉट अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन बिकॉज जो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन ही होगा, टर्सरी एमीन नहीं करेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन रिएक्शन शो करते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन दे रखा है जिसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। ये क्या होता है कि अगर मेरा कोई यहाँ पे 1 डिग्री अमीन ले लिए, मिथाइल अमीन ले लिए, मिथेन अमीन, ठीक है, और यहाँ पे कोई हम बेंजोइल क्लोराइड लिए। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन पे, उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा, फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये हुआ बेंजोइल क्लोराइड। फिर क्या होगा? सिंपल वही रिएक्शन होगा, HCl को रिमूव कर देंगे, HCl मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे मेरा अमाइड का फॉर्मेशन होगा। बेंजीन रिंग है, बेंजोइल ग्रुप है, तो यहाँ इसको बोलेंगे बेंजोइलेशन, ठीक है। अब लास्ट में दे रखा है NCERT में कि अगर हम यहाँ पे अमीन को रिएक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड से तो क्या बनेगा? तो हमने पढ़ा ही था यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे अमीन को तो मेरा अमाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहीं दे रखा है कि हमें साल्ट का फॉर्मेशन होगा जो अमीन से रिएक्ट करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से पढ़ो आप, बहुत ईजी है। होने क्या वाला है यहाँ पे हम एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन ही शो करेगा, पहले एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों शो करेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? प्राइमरी अमीन होना चाहिए। प्राइमरी अमीन होगा तभी शो कर पाएगा इसको, पहला कंडीशन हो गया। फिर इसको हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म से, जैसे ये मेरा हो गया कोई प्राइमरी अमीन हो गया, चाहे एलिफेटिक है या एरोमेटिक है दोनों चलेगा। जैसे ये देख लो आप, ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है और दोनों ही प्राइमरी अमीन है, दोनों ही 1 डिग्री है, ठीक है। इसको हम लिख किए क्लोरोफॉर्म से, इसको भी लिख किए क्लोरोफॉर्म से, लेकिन कैसा? KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज़ करेंगे? अल्कोहलिक, जैसे यहाँ पे दे रखा है इथेनोलिक, ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन वाला पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, साथ में क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, तब यहाँ पे मेरा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन जो फॉर्म्ड होंगे इनका पंजेंट स्मेल होगा, बहुत ही गंदा स्मेल होगा, फॉल स्मेलिंग होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं और इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड कैसे दिखता है पहले वो तो देख लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो अल्काइल आइसोसाइनाइड ऐसा दिखता है, ये अल्काइल ग्रुप हो गया और ये नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, नाइट्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये अल्काइल आइसोसाइनाइड होता है। अगर आपको याद हो मैंने एक पहले रिएक्शन आपको बताया था कि अगर आपको सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन करना है तो कैसे कर सकते हो। तो अगर इस अल्काइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर दे AlH4 से तो मेरा सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था, जब यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म यूज़ कर लिए, KOH यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। बस आपको इतना याद करना है कि उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है डाइक्लोरोकार्बिन नाम है। इस क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा मेरा तो होता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये होता है डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बन से 2 Cl2 जुड़ा होगा, उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये है। और देखो वहीं सेकेंडरी और टर्सरी जो है मेरे ग्रुप, ये जो सेकेंडरी टर्सरी एमीन ग्रुप हैं ये रिएक्शन शो नहीं करते, आइसोसाइनाइड टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो इस आइसोसाइनाइड टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कौन है, पता कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है वो देख लेते हैं। इस HNO2 को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। कैसे बनेगा? तो ये NaNO2 और ये HCl ये दोनों मिल के बनेगा, HNO2 का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रस एसिड होगा, ठीक है। वहीं भी देखा है नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कोई भी मिनरल एसिड है जैसे कि HCl है और सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इन दोनों से मिल के मेरा इस HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब इसका हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक एमीन से,
नाम ध्यान सुनो, प्राइमरी है यानी कि 1 डिग्री होगा, एलिफेटिक है यानी कि बेंजीन नहीं होगा, एमीन से इस HNO2 को रिएक्शन करें क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा एक एलिफेटिक डाईअजोनियम साल्ट Na2+Cl-, Na2+Cl-, इसको तो अब रट्टा लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एकदम फिंगर्स बना चाहिए। Na2+Cl- जो साल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिफेटिक ये है ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये साल्ट जो है ऑन स्टेबल होगा, ठीक है। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पे लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे। तो अगर मेरा प्राइमरी 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, साथ में HNO2 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा मेरा डाईअजोनियम साल्ट वो N2+Cl- वाला होगा। और ये एलिफेटिक वाले जो होते हैं ये साल्ट, ये ऑन स्टेबल होते हैं। जब इनका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन गैस N2 गैस का लिबरेशन होगा बबल्स की तरह, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो आप, जैसे ये, ठीक है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है, एलिफेटिक एमीन है, Na2+Cl यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरा, ये साल्ट का फॉर्मेशन हुआ N2+Cl-, और ये ऑन स्टेबल होगा, ठीक है। ऑन स्टेबल तो क्या होगा, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H2 से रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये है, अगर हम प्राइमरी एलिफेटिक एमीन से HNO2 को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये क्योंकि ये जो डाईअजोनियम साल्ट होता है ये स्टेबल नहीं होता है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और अल्कोहल बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलेट होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इसका फर्स्ट लाइन ही देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तीनों क्लास ऑफ एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन है, उसको अगर नाइट्रोस एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो ये NCERT में नहीं दिया लेकिन है इंपॉर्टेंट, बस आप एक बार देख लो, क्या मायने आपका रहना चाहिए। जो 1 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप जो है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा NO2 से, पता है कि आपको अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और H2 रिलीज होगा। कैसे होगा, देखो लिखने का तरीका ऐसा है कि ये ROH मिलकर अल्कोहल बना देगा, ये 2 नाइट्रोजन मिलकर N2 गैस रिलीज हो गए और ये H2 बन जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो, तो वो याद रह जाएगा। अगर प्राइमरी अमीन है तो ये बनेगा, ये हमने बात कर लिया था, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है अगर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है तो उसके बबल्स। लेकिन अगर जो है सेकेंडरी अमीन है तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी अमीन है तो फिर यहाँ पे नाइट्रोसो का फॉर्मेशन होता है, डाई अल्काइल नाइट्रेसो एमीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि येलो वाली लेयर होता है। अगर टर्सरी अमीन है तो क्या होगा, टर्सरी अमीन है तो मेरा नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, R3 यानी कि ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइड, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। बस इतना आप एक बार देख लो, प्राइमरी से क्या होगा, सेकेंडरी से क्या होगा, क्योंकि NCERT में लाइन दिया रखा है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, एरोमेटिक एमीन से अगर HNO2 को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक था, प्राइमरी था, अब है एरोमेटिक से करेंगे तो क्या होगा। देखो जैसे ये मेरा एनिलीन हुआ, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, ठीक है। Na2+Cl किए, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इतना यूज़ है तो पहले इसको याद करके तभी आगे बढ़ना। तो क्या होगा, एनिलीन में जो हम रिएक्ट करेंगे Na2+Cl, तो यहाँ पे जो डाईअजोनियम साल्ट बनेगा क्या बनेगा, N2+Cl-, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड बनेगा। नाम मतलब ये बेंजीन है, ये डाईअजोनियम क्लोराइड फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, साथ में NaCl बनेगा और वाटर रिलीज होगा। लेकिन वहीं पे सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंटली रिएक्ट करता है, उतना हम लोग नहीं पढ़ना, हम लोग बस पढ़ना प्राइमरी एनिलीन कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये N2+Cl- का फॉर्मेशन होता है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड का। टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे दे रखा है एनिलीन है, ये किया तो यहाँ पे डाईअजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर वहीं पे एलिफेटिक 1 डिग्री में होता तो क्या होता, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है N2+Cl- का, लेकिन वो स्टेबल नहीं था तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता और यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होता और साथ में HCl भी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है, ये भी एक टेस्ट ही है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। अब इसको कैसे करना, देखो यहाँ पे जो रिएजेंट है उसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये क्या है, इसको पहले ध्यान से देख लो, ये है बेंजीन, बेंजीन ग्रुप देख लिया, सल्फोनिल SO2 ग्रुप देख लिया, क्लोराइड, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अभी जो हम यूज़ करते हैं लेटेस्ट में जो यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे NCERT में सबसे लास्ट में दे रखा है, पाराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड दे रखा है, यानी कि पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये पाराटोलिन हो गया, सल्फोनिल क्लोराइड, ये मेरा रिएजेंट है। अब क्या होता है उसको पढ़ते हैं, पहले ध्यान से देख लो, हम एक एक करके बात करेंगे। प्राइमरी से रिएक्ट करते तो क्या होगा, सेकेंडरी से रिएक्ट कर, सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट करते तो क्या होगा, प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करते तो क्या होगा। और ये है मेरा प्राइमरी एमीन है,
ठीक है। और ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरीन है, यह हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सिंपल क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन ग्रुप है मेरा, ये सल्फर से जुड़ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप बच रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप बचा हुआ होगा, इसको बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होगा उसको देखो। अब ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, हमने यूज़ किया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और ये 1 डिग्री अमीन हुआ, HCl रिलीज़ हो गया और यहाँ पे मेरा कार्बन नाइट्रोजन सल्फर से जुड़ गया। जो हाइड्रोजन अटैच रह गया इस नाइट्रोजन के ऊपर, इसमें क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, स्ट्रांगली एसिडिक नेचर होगा। ये क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जो ये सल्फोनिल ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है और ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होते क्या होगा, अल्कली में सॉल्युबल होगा। ये जो कंपाउंड मेरा फॉर्म हुआ एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से अल्कली, क्योंकि एसिड है तो बेस रिएक्ट करेगा और उसमें सॉल्युबल होगा। यानी कि 1 डिग्री एमीन क्या करेगा मेरा, इससे हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्ट भी करेगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेरा वो एल्कली में सॉल्युबल भी होगा, दोनों काम हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर मेरा सेकेंडरी एमीन है तब क्या होगा, ये मेरा हो गया वही रिएजेंट ले लिए, ये सेकेंडरी एमीन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है इसमें, क्योंकि दो तो अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा सेकेंडरी एमीन है, तो यहाँ पे HCl तो रिलीज़ हो गया, लेकिन अब जो नाइट्रोजन ये मेरा सल्फर से जुड़ा, इस पर एक भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो है सेकेंडरी एमीन, ये तो रिएक्ट तो कर गया मेरे बेंजीन जो भी रिएजेंट है उससे रिएक्ट कर गया, लेकिन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अब अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो 1 डिग्री एमीन दोनों काम करेगा, इस रिएजेंट से रिएक्ट भी कर जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अल्कली में सॉल्युबल भी होगा। लेकिन 2 डिग्री अमीन जो है मेरा, वो रिएक्ट तो कर गया लेकिन अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। वहीं यहाँ पे दे रखा है कि जो भी मेरे प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करेगा तो वो जो है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन पे दोनों मिथाइल ग्रुप जो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन शो नहीं करेगा, सॉरी, और अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। ये भी हो गया। अब टर्सरी अमीन रिएक्शन तो क्या होगा, अब टर्सरी अमीन में तो मेरे अगर यहाँ पे कोई भी टर्सरी में उसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई कार्बन ही होगा, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब कोई हाइड्रोजन ही कार्बन से नहीं, नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो अगर टर्सरी अमीन होगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, क्योंकि HCl रिलीज नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी अमीन में, सेकेंडरी अमीन में और ये हमारे टर्सरी अमीन के अंदर, ठीक है। और अभी जो हम यूज़ करते हैं रिएजेंट वो ये है पारा टोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये था हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं यहाँ पर लिखा है इसको यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए और डिस्टिंग्विशन के लिए बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में, ठीक है। अब जो आगे बढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक बेंजीन रिंग है। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हो, आपको बेसिक ही पता होगा, तो इतना बताओगे बेंजीन रिंग में अगर कुछ भी ऐड करना है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, बेंजीन में बहुत सारा पाई बॉन्ड है, ये बहुत अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन भरा है, बहुत इलेक्ट्रॉन भरा है। तो इस पर क्या होता है, इस पर कोई भी मेरा बाहर से आके इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अटैक करता है। एक ही रिएक्शन हमेशा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टार्टिंग से। तो अगर मेरे बेंजीन रिंग में कुछ भी अटैच करना है तो फिर से वही रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप बार बार पढ़ते आ रहे हो। अब दूसरा बात है जो अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पे प्रेजेंट है, ये इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहाँ पे बढ़ा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा, रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। और इस रिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कहाँ पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ा रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेरा NH2 ग्रुप है ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। NH2 ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा जो है ये डायरेक्टिंग है और पावरफुल जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि एनिलीन कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। अब एक एक करके बात करेंगे, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सबको। अब ब्रोमिनेशन में Br2 ले लिए, ठीक है, और साथ में H2 ले लिए, H2 पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है। अब क्या होगा भाई, सबसे जो खतरनाक जो हमारे प्लस R इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, वो NH2 ग्रुप है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है कि तुरंत जैसे ही हम Br2 और H2 ऐड करेंगे, इसके सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br ब्रोमीन जुड़ गया। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सारे पोजीशन पे जुड़े, ठीक है, तो ये अच्छा ही हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बस इस पैरा पोजीशन पे मेरा ब्रोमीन जुड़े तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना फास्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ये,
कि ऑर्थो और पोजीशन सारे पोजीशन पे मेरा ब्रोमीन जुड़ जा रहा है। अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन फॉर्म करना है, अगर हमको बस एक ही जगह एनिलीन को सब्स्टिट्यूशन करना है ब्रोमीन का मान लो पारा पोजीशन पे, तो फिर क्या करना होगा हमको? उस कंडीशन में इस NH2 जो बहुत अपना पावर दिखा रहा है इसको कंट्रोल करना होगा, इसको थोड़ा सा इसका पावर को कम करना पड़ेगा। अभी पावर कैसे कम करेंगे? तो पहला जो मेथड है वो है एसाइलेशन, फिर दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस। कैसे होगा उसको देखते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है एसाइलेशन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अभी क्या होता है कि कोई भी मेरा ये एनिलीन हो गया, इसको अगर हम एसिड डेरिवेटिव, अभी नहीं जस्ट पढ़ के आ रहे, एसिड डेरिवेटिव जैसे ये एसिड इनहाइड्रेट हो गया उससे रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये अमाइड का सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी अमाइड है और ये बेंजीन जुड़ा हुआ है। तो पहले एसाइलेशन कर दिए तो इस नाइट्रोजन पे अब ये बन गया अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब ध्यान से अगर आप देखो तो पहले क्या होता था कि इस नाइट्रोजन पे दोनों जो लोन पेयर है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आके बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे लोन पेयर है वो क्या हुआ, अब इधर कंजुगेशन में बिजी हो गया। लोन पेयर सिग्मा पाई बहुत अच्छा कंजुगेशन बन रहा है, ये अब इधर बिजी हो गया। तो अब इधर ये लोन पेयर कम बढ़ाएगा, आपस में ही इधर ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। यहीं NCERT में दे रखा है कि नाइट्रोजन जो है का लोन पेयर अब इधर ही कंजुगेशन में बिजी हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड में। तो इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है कम अटैक करेंगे। फिर ये बन गए। अब हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराते हैं। ब्रोमिनेशन करा दिए तो बस पैरा पोजीशन पे मेरा जो हम चाहते थे वो मेरा ब्रोमीन अटैच्ड हो गया। लेकिन भाई हम तो एनिलीन चाहते थे, ये तो कुछ और बन गया। तो सिंपल कुछ नहीं करो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो मेरा वापस से हमको एनिलीन ऑब्टेन्ड हो जाएगा और साथ में पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया गया, पहला एसिटाइलेशन कर दिया, फिर ब्रोमिनेशन कर दिया, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। इन 3 मेथड से हमको पैरा पोजीशन पे बस ब्रोमीन मिल गया और ऑर्थो पोजीशन पे कुछ अटैच भी नहीं हुआ। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये जो आपको कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको देख लो ध्यान से। इसको बोलते हैं एसिटिलिन, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत होता है, एसिटिलिन, ठीक है। अब आगे बोलते हैं नाइट्रेशन क्या होगा। तो वही बात है कि ये जो है, हाँ, जो हमने ये एसिटाइलेशन किया तो क्या हुआ, एसिटाइलेशन करने से क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया और ये अब कम अवेलेबल है बेंजीन के लिए, तो बेंजीन में कम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसका एक्टिवेशन पावर जो है मेरा वो कम हो गया। अब नाइट्रेशन में क्या है, नाइट्रेशन में वही है, ये एनिलीन है। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब जब नाइट्रेशन किए तो चलो ठीक है भाई, ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा तो ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये मेटा पे भी जुड़ गया है। अब ये कैसे हो गया, अभी तो पता है कि हाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा पे कैसे जुड़ गया। उसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में कि एनिलीन जो है ये वीक बेस होता है, इसका हम लोग पीके भी याद किए थे। अब ये वीक बेस जो है, जैसे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, जैसे आप देख लो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जैसे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मिला इस वीक बेस को, तो तुरंत वहाँ से उस एसिड से प्रोटीन ले लेगा कि दो हमको प्रोटोन दो, तुरंत प्रोटोन को ले लिया। अब क्या हो गया, ये बन गया एनिलीनियम आयन। ये NH2 था, H+ को गेन कर लिया, प्रोटोन ले लिया, अब बन गया NH3+ बन गया। पहले ही इसका क्या काम था, ये पावरफुल प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था। इस बेंजीन के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, एक्टिवेटिंग ग्रुप था और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। अब क्या हुआ, इसको धोखा हो गया। अब ये एक हाइड्रोजन गेन कर लिया, प्रोटोन गेन कर लिया, NH3+ बन गया। अब ये बन गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं करेगा, बस इस मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ठीक है। सॉरी, डीएक्टिवेटिव ग्रुप है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया, ठीक है। तो बच गया मेरा मेटा। अब मेटा पे तो ये इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि रेजोनेंस है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो बच गया मेरा मेटा पोजीशन। तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर लेंगे। तो यही होता है, पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप था, अब डीएक्टिवेटिंग हो गया। पहले ऑर्थो पैरा पे अटैक हो रहा था, ऑर्थो पैरा पे अब कम हो गया, तो अब मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए हमारा NCERT में सब कुछ दे रखा है कि स्टार्टिंग से पढ़े थे कि बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम है, HNO3 H2SO4 है, तो एनिलियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एनिलियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है। इसीलिए पैरा पोजीशन तो बना ही बना, साथ में मेटा पोजीशन बना, और उसका परसेंटेज कितना है, 47% है। 51% पैरा होगा, 47% मेटा होगा और 2% ऑर्थो होगा, ठीक है। यही था नाइट्रेशन के बारे में, ठीक है। अगर वही बात है, फिर वापस से हम चाहते हैं कि नहीं हमको तीनों नहीं चाहिए, हमको बस पैरा पोजीशन पे चाहिए,
तो वही है, पहले इसका एसिटाइलेशन कर देंगे, फिर नाइट्रेशन कर देंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो मेरे पास पैरा पोजीशन पे ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सल्फोनेशन करना है। फिर से वही देखो बात, ये है मेरा एनिलीन, बहुत ही वीक बेसिक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सल्फोनेशन के लिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा यहाँ पे दोनों रिएक्ट कर लेंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, और बनेगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको याद कर लो। ये है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन गया। इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, मेरा सल्फेनिलिक एसिड बनेगा और ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये H+ जो है आपस में, ये H+ यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन शो करता है, ना ही एसिटेशन करता है। और ये नीट 2024 का भी क्वेश्चन था और ये जेईई मेंस में भी आया हुआ था कि जो है एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और एसिलेशन रिएक्शन नहीं शो करता है। रीज़न ये है कि जैसे फ्रीडल क्राफ्ट मतलब एल्काइलेशन एसिलेशन में हम लेविस एसिड यूज़ करते हैं AlCl3, और हमने अभी पढ़ा था कि एनिलीन जो है ये लेविस बेस है और ये है लेविस एसिड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और AlCl3 का जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो नहीं लॉस्ट हो जाता है, वो साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड बेस के साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये अब कैटालिटिक अपना प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन नहीं हो पाएगा। तो वही यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है वो लेविस एसिड है, एनिलीन जो है वो लेविस बेस है, दोनों जो रिएक्ट कर लेगा और साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसके वजह से नाइट्रोजन ऑफ द एनिलीन जो है वो अपना एल्काइलेशन और एसिलेशन नहीं करेगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है, यही जेईई में इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था। और अपने अब पढ़ते हैं डाईओजोनियम साल्ट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो चलो इसको अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। डाईओजोनियम सॉल्ट के अंदर हमने भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, N2+ और X- कोई ग्रुप होता है। तो इसका पहले नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, देखो जैसे R कोई मेरा बेंजीन हो गया, N2 और N2+ और X-, ये होता है इसका नोमेनक्लेचर। कैसे करेंगे, तो अगर बेंजीन जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे बेंजीन, N2+ जो है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, लिखेंगे डाईओजोनियम, और X जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है तो लिखेंगे बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे मान लो मेरा हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, HSO4- हो सकता है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाईओजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अगर मान लो या X के जगह पे मेरा BF4- हो सकता है तो लिखा कि बेंजीन डाईओजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये ऐसे ही इसका नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, R फॉर द बेंजीन, N2 डाईओजोनियम और X जो है उसका नेम लिख देंगे। तो ये इसका नेमिंग हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होता है, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, वो उसका इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो अनस्टेबल डाईओजोनियम साल्ट फॉर्म होता है, इसलिए वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, फिर उससे अल्कोहल बनता है। अब अगर एरोमेटिक की बात करें, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की बात करें, तो इसका जो डाईओजोनियम सॉल्ट होता है, जैसे ये डाईओजोनियम सॉल्ट है इसका, ये क्या होगा, स्टेबल होता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बहुत लो टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे दे भी रखा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल होता है, लो टेम्परेचर होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये डाईओजोनियम सॉल्ट की रेजोनेंस जो है यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, 5 होता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पे प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है। तो अब एक एक करके इनका हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं। पहले इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये जो डाईओजोनियम सॉल्ट है इनका प्रिपरेशन होता कैसे है। तो ये एनिलीन हमने ले लिया, ये NaNO2 + HCl से मेरा HNO2 बन जाएगा। तो बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड जो है उसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो एनिलीन हमने ले लिया। फिर नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, NaNO2 + HCl से बन गया मेरा नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर क्या होगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर बनेगा। ठीक है, और यह तब जाके मेरे यहाँ पे डाईओजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इन बाय द रिएक्शन। हाँ वही बात है कि नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म होगा, तो सोडियम नाइट्राइट जो है NaNO2 और HCl जो है ये इन दोनों से मिल के मेरा HNO2 का फॉर्मेशन होगा और साथ में NaCl भी बनेगा। वही यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको कि ये मेरा एनिलीन हो गया, ये HNO2 हो गया प्लस HCl हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे बन गया डाईओजोनियम क्लोराइड। तो ऐसे इसका प्रिपरेशन होता है। तो हमने इसका बारे में पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब इनका पढ़ना है हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो तो बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड जो है ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन कोल्ड टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है और बहुत कम समय के लिए स्टेबल होता है। ये वाटर से रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे वार्म करने पे।
जो सबसे अच्छा यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रखा है बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो हो गया ये आपका हो गया N2+ BF4-, बेंजीन से जुड़ा हुआ है बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो भी मेरे स्टेबल होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होते हैं, लेकिन बस ये बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट है ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। तो इसको याद कर लो अच्छे से, और इस अभी बार बार ये रिपीट भी होगा, बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब एक एक करके हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं कि हम जो है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो जैसे ये आप देख लो यहाँ पे, ये मेरा एक बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट हो गया, और यहाँ पे हम इससे क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं देख लो। क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जोड़ सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो ये डाइअजोनियम सॉल्ट से हम इतने रिएक्शन कर सकते हैं। तो उसी रिएक्शन के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पहले जो हमको यहाँ पे पढ़ना है कि 2 टाइप के यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, जिसमें कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें कि N2 जो है वो लिबरेट होता है, नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होता है। दूसरा जो हो गया जिसमें कि डाई एजो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, N2 जो है वो उसका रिटेंशन होता है, डाई एजो ग्रुप का रिटेंशन होता है। कैसे होता है देख लो, जैसे ये देखो, ये मेरा पहला रिएक्शन है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है। इन सारे रिएक्शन में N2 जो है वो रिलीज होगा, इन सारे रिएक्शन में N2 जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। और दूसरा जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें ये N2 जो है वो रिलीज नहीं होगा, वो एजो ग्रुप इसी में रिटेंड होगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट में नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन जो है सारे रिएक्शन में रिलीज होगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब हम चल के एक एक करके सबको बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो यहाँ पे रिएक्शन पढ़ना है वो है मेरा सेंड मेयर रिएक्शन। देखो पहले सेंड मेयर रिएक्शन से क्या क्या फॉर्म होगा उतना याद कर लो। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनेगा। इस सेंड मेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बनता है। फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये हो गया डाइअजोनियम सॉल्ट हो गया मेरा, डाइअजोनियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पे हम लेंगे CuCl2 + HCl, तो बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। साथ में सारे रिएक्शन में, क्योंकि हम पढ़ ही लिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है इस सारे रिएक्शन में, सब में N2 रिलीज होगा। ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अगर हम Cu2Br2 + HBr ले लें तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगर CuCl ले ले और KCl ले ले तो बन गया साइनोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इस Cu2Cl2 Cu2Br2 से नहीं बनता है, सेंड मेयर रिएक्शन से नहीं बनता है। तो सेंड मेयर रिएक्शन कहने का मतलब है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, ये 3 बन जाएंगे। और इनमें जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होगा, 1 होगा। Cu2Cl2 है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, तो 1 चार्ज होगा दोनों पे। अब दूसरा हमको नेम रिएक्शन पढ़ना है गैटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या है, वही डाइअजोनियम सॉल्ट है, लेकिन अब जो यूज़ करेंगे वो कॉपर पाउडर यूज़ करेंगे। कॉपर पाउडर साथ में HCl, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। कॉपर पाउडर साथ में HBr, तो बन गया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसमें साइनाइड नहीं बनेगा। इसमें था मेरा गैटरमैन रिएक्शन में यूज़ कर रहे थे Cu2Cl2 + HCl और क्लोरोब्रोमो साइनो, तीनों बेंजीन बन रहा था। लेकिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉपर पाउडर बस, और क्लोरोब्रोमो ही बनेगा, साइनो ग्रुप नहीं बनेगा। ये है गैटरमैन रिएक्शन। बेटर इल्ड किसका होगा, किसको हम यूज करें, तो जो सेंड मेयर रिएक्शन होता है उसका बेटर इल्ड होता है गैटरमैन रिएक्शन से, तो इसका जो इल्ड जो है वो अच्छा है। अब आगे पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन। आयोडीन का फॉर्मेशन कैसे, आयोडोबेंजीन तो यहाँ पर नहीं बना था, फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन नहीं बना था, तो उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए कोई नेम रिएक्शन नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है, डायरेक्ट नहीं होता है। ये मेरा हो गया डाइअजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड यूज़ किए, उसको हीट किए, और ये मिल गया आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल है, डायरेक्टली नहीं होता है। अब है कि फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो ये भी मेरा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसको भी हम कैसे करेंगे। देखो ये हो गया मेरा डाइअजोनियम क्लोराइड, साथ में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसका नेम अभी हमने बात किया था, क्या था इसका नाम, बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसका इंपॉर्टेंट बात क्या था कि ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। ये फॉर्म हो गया, बस इसको हीट कर देंगे तो बन गया फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो इस मेथड से हमारा फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या करेंगे, डाइअजोनियम सॉल्ट में यूज़ कर लेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड, ये फॉर्म होगा बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट, और फिर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगला है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से इसको अगर हम रिमूव करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। तो अगर हमको बेंजीन बनाना है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से, तो क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कभी हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिडक्शन होगा, तो ये इसको हमको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे देखो ये मेरा हो गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे हम यूज़ कर लिए फॉस्फेनिक एसिड H3PO2,
तो इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा फॉस्फोरस एसिड में H3PO3 में। ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखो H3PO2 में था +1 था, H3PO3 में +3 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो बेंजीन डाईओजोनियम ग्रुप है इसका जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और मेरा बेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम इथेनॉल ऐड करें इसमें डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर, तो मेरा बेंजीन तो बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर इसका रिडक्शन हो गया, लेकिन इथेनॉल जो है ये इथेनॉल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कर क्या रहे हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन के लिए इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं और साथ में किसी को ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, फॉस्फेनिक एसिड को फॉस्फोरस एसिड में और इथेनॉल को इथेनॉल में। ठीक है, इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे। अब पढ़ना है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमको फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सिंपल है, बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट में 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर के साथ हीट कर दें तो मेरा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप से कैसे इनका रिप्लेसमेंट करें इस बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट को। तो ये मेरा हो गया डाइओजोनियम सॉल्ट हो गया। यहाँ पे वापस से वही जो मेथड हमने यूज़ किया था, फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़ किए। इसका नाम बताओ क्या है, बेंजीन डाइओजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, इसीलिए इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे NaNO2 साथ में कॉपर पाउडर और उसको हीट करेंगे तो आपस में बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। और इन सारे रिएक्शन में नाइट्रो N2 जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब देख रहे हो सब में N2 जो है रिलीज़ हो रहा है। अब जो हमको पढ़ना है वो टाइप 2 रिएक्शन पढ़ना है जिसमें कि डाईएजो ग्रुप का रिटेंशन होगा। अब नाइट्रोजन रिलीज़ नहीं होगा, नाइट्रोजन N2 जो था नाइट्रोजन डबल बॉन्ड उसका यहीं पे रिटेंशन होगा, प्रोडक्ट के अंदर वो रिलीज़ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो पहले एकदम ईजी है, ध्यान समझो। ये है मेरा डाइओजोनियम सॉल्ट हो गया, ये डाइओजोनियम सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये कोई फिनॉल ले लिए, ठीक है, और ये मेरा हो गया एनिलीन। ठीक है, अब एक एक रिएक्शन देखते हैं। अगर इस डाइओजोनियम सॉल्ट को हम फिनॉल में ऐड कर दें, ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में कुछ भी ऐड करते हैं तो बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जो कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, कपलिंग नाम से लग रहा है कि एक है ये दोनों का कपल बन गया, तो जब भी कपलिंग रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इतना में क्लियर है। होने क्या यहाँ पे है, ये देखो क्या होने वाला है। तो जैसे ये ये फिनॉल है, इसके पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूशन नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए रहेगा कि ये डाइओजोनियम साल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा एजो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा फिनॉल है तो पीएच लेंगे, बेसिक पीएच लेंगे 8 से 10 पीएच लेंगे, और फिर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे पैरा पोजीशन रिप्लेस हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, और OH ग्रुप है, O फॉर ऑरेंज, ये ऑरेंज डाई होगा। अगर यहाँ पे हम एनिलीन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इसका पीएच क्या होगा, A फॉर एनिलीन, A फॉर एसिडिक। इसका पीएच जो एसिडिक होगा 4 से 5 पीएच होगा। इसमें सेम होगा, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बन जाएगा पैरा एमिनो बेंजीन। ठीक है, पैरा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये येलो डाई होगा। बस यही है, यही यहाँ पे दे रखा है सेम आपको कि यहाँ पे बोथ जो मेरा है एरोमेटिक रिंग के बीच में एजो ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसका रिटेंशन होगा। ठीक है, फिर अगर हम फिनॉल ले रहे हैं, जैसे ये फिनॉल लिए हैं, तो क्या होगा, मेरा फिनॉल के पैरा पोजीशन पे मेरा ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा इसे और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर एनिलीन लेंगे तो कपलिंग रिएक्शन यहाँ भी होगा, पैरा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ जाएगा, और दोनों रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये बताओ, आपने एनिलीन फिनॉल में इसको ऐड कर दिया, एनिलीन में इसको ऐड कर दिया, ये नाइट्रोबेंजीन में भी कर सकते हैं? फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि ये नाइट्रोबेंजीन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें बेंजीन रिंग में कुछ भी हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। नाइट्रो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट शो करेगा। इस बेंजीन से सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ सोख लेगा, जो कि GOC का जनरल पार्ट है। आपको पता होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो -R इफेक्ट शो करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा, इसको डीएक्टिवेट कर देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उतना इजीली शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा ही नहीं, सारा तो नाइट्रो ग्रुप ही ले लिया। इसलिए नाइट्रोबेंजीन इस रिएक्शन को उतना शो नहीं करता, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है, तो अभी आपने देखा कि एक डाइओजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइड्रोबेंजीन, साइनो, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेरे बस ये फ्लोरोबेंजीन और आइड्रोबेंजीन को डायरेक्टली प्रिपेयर हम नहीं कर सकते हेलोजनेशन से, वो भी हमने देखा। फिर साइनो ग्रुप, अब देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है
कि अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हम केसीन ऐड करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ये मेरे साथ अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या हम यहाँ पे ये सब कुछ हमने वहाँ पे बात किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये क्लोरोबेंजीन शो करेगा? क्या यहाँ पे डायरेक्टली केसीन ऐड करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा? नहीं फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। 3-4 रीजन एनसीईआरटी में दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना प्लीज़। तो ये शो नहीं करता है। तो इस कंडीशन में अगर हमको बनाना है यहाँ पे साइनोबेंजीन तो कैसे फॉर्म करेंगे? उसके लिए यहाँ पे डाई अजोनियम साल्ट हेल्प करता है हमें। डाई अजोनियम साल्ट में अगर हम CuCN और KCN ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेशन हो जाएगा साइनाइडाइन का, ठीक है। तो यही इसका एडवांटेज है। सो थैंक्स अ लॉट पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए सारे PDF जितने भी मेरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे चैप्टर के PDF वो चाहिए तो मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी है, ज्वाइन कर लो, आपको वर्थ इट होगा।